ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। चैप्टर 1, मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे। डार्क रूम में सोने के बने आलीशान आसान में लाल रंग का गद्देदार परत लगा था, जिसमें बैठा ईशान अपने कठोर भावहीन आंखों से अपने सामने जमीन पर गिरे आदमी को गिड़गिड़ाता हुआ सुन रहा था। आलीशान आसान में बैठा आदमी का चेहरा इतना लुभावना था कि कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए, पर उसके लुभावने चेहरे पर कठोर भाव थे, जिस कारण वो इतना खतरनाक दिख रहा था कि किसी भी आदमी के रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। दिखने में वो जितना ही अट्रैक्टिव था, उतना ही उसका कठोर सख्त भावहीन चेहरा किसी के अंदर अपने लिए खौफ पैदा करवा सकता था। जमीन पर गिरा आदमी जब आलीशान गद्देदार आसान में बैठा आदमी का कठोर भावहीन चेहरा देखा तो अंदर तक कांप गया। उसके पास अपने जान को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने का भी हिम्मत नहीं बचा था। आदमी को देखकर वो बस डर से कांपते हुए अपने नजरों को झुका लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाहर से अंदर आता हुआ लड़का दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था, पर उसके भी चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अंदर आते हुए आलीशान आसान पर बैठे आदमी को देख भावहीन तरीके से बोला, सर, आप इसके बकवास को अब तक क्यों सुन रहे हैं? तभी आसान पर बैठा आदमी अपने कठोर मुस्कान के साथ बोला, जैसे मछली बिन पानी का तड़पते हुए मर जाती है, वैसे ही मैं इसे ऐसी मौत देना चाहता कि इसे देख किसी का दोबारा हिम्मत न हो मुझसे टकराने का। आसान पर बैठे आदमी का कठोर बात सुन जमीन पर पड़ा आदमी डर से पसीना पसीना होने लगा। वो आखिरी बार बोलने का हिम्मत किया, पर तभी उसके पैर पर किसी ने बड़ा कील रख एक बड़े हथौड़े से उस कील पर एक हथौड़ा मार दिया। आदमी दर्द से चीख पड़ा। आदमी के चीख को सुन आसान पर बैठे आदमी के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। आदमी फिर अपने आसन से उठ कठोरता से अपने आदमी के तरफ देख बोला, इसके पूरे शरीर को जख्मी कर जिंदा ही जंगल में फेंक दो, ताकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी अपना खाना मिल जाए। ये बोल आसान में बैठा आदमी बाहर से आए आसनी के साथ बाहर चला गया। उस खतरनाक कमरे से बाहर जाने के बाद दोनों कार के अंदर जा बैठ गए। मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में न्यू एडमिशन लिए बच्चों का पहला दिन था। कॉलेज गेट के अंदर आती लड़की, जो करीबन 18 साल की होगी, उसका हाइट 5 इंच था, छोटी सी थी पर दिखने में बहुत प्यारी थी। साथ ही उसके हरकत भी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह था। वो अपने बैग को हिलाते डुलाते हुए कॉलेज के अंदर जैसे ही जा अपने क्लास को ढूंढने को हुई तो उसके सामने सारे सीनियर्स आकर खड़े हो गए। लड़की दिखती तो बिल्कुल किसी 9 क्लास के बच्चे की तरह थी, साथ ही उसके हरकत और आवाज दोनों ही बच्चे की तरह था। जब सभी सीनियर्स को अपने सामने खड़े होते हुए वो लड़की देखी तो पूछ पड़ी, क्या चाहिए आप लोगों को? लड़की के बच्चों वाला आवाज सुन सभी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता हुआ एक सीनियर लड़का बोल पड़ा, यार ये तो अभी किड्स गार्डन में पढ़ने वाली बच्ची लगती है, इसके साथ आखिर क्या किया जाए? लड़की के अंदर दिमाग बिल्कुल ही नहीं था। वो इस कॉलेज में भी अपने बाप के पैसों पर आई थी। उसने अपने दोनों होंठ से अपने सीने को ढक बोला, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? लड़की की हरकतों को देख सभी सीनियर्स एक दूसरे को देखते हुए उस लड़की से बोल पड़ा, है हम लोग इस टाइप के नहीं है। ये सुन लड़की को थोड़ा राहत मिला। लड़की अपने होंठ को अपने सीने से हटा ली तो एक लड़की आगे आते हुए पूछी, है बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? सीरत, लड़की ने अपने प्यारे आवाज में बोला तो सभी ओ करते हुए एक लड़की उसके कंधे पर अपना होंठ रख बोली, अगर इस कॉलेज में रहना है तो हम लोग का सारा बात सुनना होगा। सीरत सुन तो ऐसे रही थी जैसे सब समझ आ रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जो भी बोल रही थी उसके ऊपर से पार होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने पिंक कलर के जूते को देखते हुए सभी के बातों को सुनने जा रही थी। तभी एक लड़की उसके चेहरे को उठा सख्ती से बोली, समझ आया? सीरत करे तो करे क्या, उसने तो कुछ सुनना ही नहीं था। फिर भी वो उस लड़की को देखते हुए बोली, हाँ अब मैं क्लास जाऊं?
सीरत के बात को सुन सभी सीनियर्स एक दूसरे को देखे, फिर सभी जैसे खुद में ही इशारों में बातें कर लिए। फिर सीरत की तरफ देख वो लड़की बोल पड़ी, क्लास में जाने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? सीरत ने बड़े मासूमियत से पूछा। सीरत का कॉलेज में आज पहला दिन था और पहले दिन ही वो सीनियर के रैगिंग का शिकार बनने वाली थी। सभी सीनियर लड़की लड़का दोनों साथ ग्रुप में बैठ सीरत की तरफ देख बोली, जो भी पहला लड़का इस तरफ आ रहा होगा तुम उस लड़के को प्रपोज करोगी। ये बात सुन सीरत का हवा टाइट होने लगा। सीनियर भी खतरनाक थे। एक लड़की सीरत की तरफ रोज बड़ा बोली, इसे देते हुए प्रपोज करना। सीरत अपने बच्चों वाले आवाज में मासूमियत से बोली, मैं ये नहीं करूंगी। ये बात सुन टीना, जो थी तो कॉलेज की क्वीन पर उसका नेचर क्वीन बनने वाला बिल्कुल नहीं था, वो अपने कोल्ड नजरों से सीरत को देख बोली, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी इस कॉलेज में हेल बना दूंगी। बेचारी सीरत 5 इंच की बित्ती सी प्यारी सी तो थी ही, वो उस लड़की के होंठ से फूलने प्रपोज करने के लिए उसे मानना ही पड़ा। वो ये करने के लिए लंबी सांस ले ही रही थी कि किसी को आता देख, वो कौन है ये देखे बिना एक सीनियर सीरत को आते हुए आदमी के तरफ धक्का दे दी। सीरत बेचारी उस लड़के के सामने अचानक से आ गई। लड़के ने अपने कठोर नजरों से सीरत की तरफ देखा। जब सभी ने लड़के का चेहरा देखा तो टीना बोल पड़ी, ये तो हैंडसम डेविल है, आज तो ये लड़की गई। हैंडसम डेविल और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज का फाउंडर, वही आलीशान गड्ढेदार आसान में बैठा हुआ आदमी अक्ष रायचंद था। अक्ष किसी काम से कॉलेज आया हुआ था प्रिंसिपल से मिलने के लिए। सभी लोग अक्ष को हैंडसम डेविल इसलिए कहते थे क्योंकि दुनिया का सबसे हैंडसम देखने वाला सबसे कुरूल इंसान था। अक्ष ने कुरूलता से अपने कोल्ड डार्क नजरों से सीरत की तरफ देखा। सीरत अपने दोनों आंखों को धीरे से खोल अपना चेहरा ऊपर कर अपने सामने खड़े लंबे लड़के के चेहरे को देख दंग रह गई। नीली आंखें, पतली होंठ, खड़े नाक, परफेक्ट स्किन कलर, ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने बड़े फुर्सत से ये चेहरा बनाया हो। इस चेहरे में तो सीरत पूरी तरह से खो चुकी थी। तभी अक्ष के बगल में खड़ा रोबिन बोल पड़ा, बच्ची बीच से हटो। पर सीरत को तो उस आदमी के अलावा कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा था। अक्ष गुस्से में उस लड़की के सामने चुटकी बजाया तो सीरत अपने होश में आ उसे देखी, फिर अपने चेहरे को मोड़ छुपे हुए सीनियर को देखी। सारे सीनियर्स उसे अपने होंठ के इशारा से मना कर रहे थे प्रपोज करने से, पर उस बेवकूफ को लगा प्रपोज करने बोल रहे हैं। तो सीरत अपने गले का पानी गटक ली। तभी अक्ष अपने कड़क आवाज में कठोरता से पूछा, कुछ कहना है? सीरत अपने चेहरे को हाँ में हिला, अपने पीछे रखे होंठ को आगे कर रोज दिखाते हुए जो भी उसके मुंह से निकला वो बोल दी, मैं बहुत सुंदर हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे? सीरत का प्रपोजल सुन बगल में खड़ा रोबिन अंदर ही अंदर हंसने लगा, क्योंकि अक्ष के सामने खुलकर हंसने का हिम्मत तो था नहीं। चैप्टर 2 मीटिंग में ध्यान ना होना। बाकी सभी छिपे स्टूडेंट को भी हंसी आ गई सीरत के बेवकूफी से भरे प्रपोज को सुनकर, पर अब सभी सीरत के लिए बस प्रे कर सकते थे कि नर्क का राक्षस बेचारी को नर्क का सैर ना करवा दे। सीरत का प्रपोजल सुन बगल में खड़ा रोबिन अंदर ही अंदर हंसने लगा, क्योंकि अक्ष के सामने खुलकर हंसने का हिम्मत तो था नहीं। बाकी सभी छिपे स्टूडेंट को भी हंसी आ गई सीरत के बेवकूफी से भरे प्रपोज को सुनकर, पर अब सभी सीरत के लिए बस प्रे कर सकते थे कि नर्क का राक्षस बेचारी को नर्क का सैर ना करवा दे। अक्ष कठोरता से सीरत को देखा। अक्ष के कठोर नजरों को देखते ही सीरत की सांसें गले में जा अटकी। सीरत अपने कांपती होंठों से अपने गलत शब्द को सुधारना चाहती थी, पर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही अक्ष अपने कदमों को सीरत के तरफ बढ़ाते हुए उसे अपने डरा देने वाले कठोर नजरों से देखने लगा। अक्ष जैसे ही अपना कदम सीरत के करीब बढ़ाया तो सीरत अक्ष के डरवाने रूप को देख किसी 2 साल की बच्ची की तरह रोना शुरू कर दी। ओ बूहू, ओ बूहू, बूहू। अक्ष का कठोर चेहरा अब परेशानी से घिर चुका था। अक्ष ने अपने कठोर आवाज में पूछा, बच्ची तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए सीरत का छोटा सा गोरा नाक लाल हो चुका था, साथ ही रोने की वजह से उसके नाक से पानी भी बहने लगे थे, जैसे छोटे बच्चों के बहते। वो रोते हुए ही अपने नाक को पोंछते हुए बोली, बूहू आपका चेहरा बहुत डरावना है। अक्ष इस छोटी बच्ची से पूरा परेशान हो चुका था। रोबिन अपने बॉस को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। अक्ष अपने मन में ही बोला, अभी तो सुंदर बोली थी और अब मैं डरवाना हो गया, ये बेवकूफ लड़की मुझे पागल कर देगी।
सीरत रोते हुए ही किसी छोटी बच्ची की तरह शिकायत करते हुए आगे बोली, आप एक बच्ची को कैसे डरा सकते हो? अक्ष अपने मन में ही बोला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अपने मन में ये कहते ही अक्ष अपने चारों तरफ देखा। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अक्ष को ही घूरे जा रहे थे। अक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बड़ा से बड़ा क्राइम इस छोटी बच्ची को रुलाने से छोटा पड़ जा रहा हो। अक्ष अपने नीले खतरनाक आंखों से सभी को अपने खा जाने वाले नजर से घूर कर देखा तो सबके सब झट से छूमंतर हो गए वहां से। सब तो चले गए थे पर अक्ष इस बच्ची का क्या करे। पहली बार किसी के वजह से अक्ष के माथे पर पसीना आ रहा था, नहीं तो सभी अक्ष को देख पर पसीना पसीना हो जाते थे। अक्ष सीरत के छोटे माथे पर अपना हाथ रख बोला, देखो रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं डरा रहा हूं। आज तक अक्ष ने ऐसी बच्ची से डील नहीं किया था, फिर भी बेचारा करे तो क्या करे। उसने अपने जेब से रुमाल निकाल सीरत के तरफ बढ़ा दिया। रोबिन अक्ष को ये सब करता देख हैरान था। उसे तो अक्ष का हालत देख मन ही मन हंसी आ रहा था। सीरत अक्ष का रुमाल ले अपने आंसू पोंछने की जगह अपने नाक को सुरसुर कर पोंछने लगी, जिसे देख अक्ष और वहां मौजूद अक्ष के आदमियों का मुंह बन गया। फिर सीरत अपने नाक को पोंछा हुआ रुमाल अक्ष की तरफ बढ़ाई तो अक्ष उस रुमाल को एक नजर देखा ही था कि सीरत अक्ष के होंठ को पकड़ रुमाल उसके होंठ में रख पूरी नॉर्मल हो बोली, मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैं जाती हूँ, पर हाँ किसी बच्ची को दोबारा मत डराना आप। ये कह वो तो निकल गई, पर दूसरी तरफ अक्ष जिसे अपना सब कुछ परफेक्ट साफ सुथरा चाहिए, जो अपने आप पे थोड़ा सा भी डस्ट पड़ने नहीं देता था, वो अभी उस बेवकूफ लड़की के नाक को पोंछा हुआ रुमाल पकड़ा हुआ था। ये देख वो झट से उस रुमाल को नीचे गिरा, बोला, इडियट कहीं की। ये कहते ही अक्ष रोबिन की तरफ कठोरता से देख बोला, वो बच्ची मुझे इस कॉलेज में नहीं चाहिए। ये बोल अक्ष गुस्से में ही प्रिंसिपल के केबिन जाने लगा। दूसरी तरफ सीरत क्लास के अंदर जा सबसे पीछे वाले शीट में जा बैठ गई ताकि कोई प्रोफेसर उसे देख कोई सवाल ना करे। अक्ष गुस्से में ही प्रिंसिपल के केबिन के अंदर गया। जब प्रिंसिपल ने अक्ष को आता देखा तो वो खड़ा हो अपने कांपते हुए आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग सर। अक्ष का मूड ऑलरेडी बहुत गर्म था। वो शांति से शीट पर जा बैठ कठोरता से प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल अंदर तक कांप गया। अक्ष के चेहरे को देख प्रिंसिपल समझ गया था जरूर कुछ तो हुआ है जिस कारण अक्ष सर का मूड बाकी दिन से अधिक खराब है। क्लास में अकाउंटिंग का क्लास चल रहा था। अभी वही सब पढ़ाया जा रहा था जो सभी अपने 11th-12th क्लास में पढ़ चुके थे, पर सारे क्वेश्चन सीरत के सिर के ऊपर से पार होता जा रहा था। सीरत सुनना बंद कर खिड़की के तरफ अपना चेहरे को घुमा बाहर का नजारा देखने लगी। तभी प्रोफेसर उसके सीधे पेन के कैप को फेंके तो सीरत हड़बड़ाकर अपने प्रोफेसर की तरफ देखी। प्रोफेसर उसे खड़े होने का बोल बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिए। फिर सीरत को वहां बोला, क्वेश्चन को जोर से पढ़ने का बोल उसे सॉल्व करने बोले। सीरत आगे जा क्वेश्चन को रीड करने लगी अपने धीमे आवाज से। हाउ मच अंत पर्सन शुड इन्वेस्टमेंट ईच मंथ टू हैव सेविंग ऑफ 40 लाख इफ इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोवाइड्स 15% पर एनम रिटर्न। सीरत क्वेश्चन तो पढ़ ली पर बनाते कैसे है वो उसे पता नहीं था। सीरत अपने चेहरे को झुका सोचने लगी, काश घंटी बज जाए और ये प्रोफेसर चले जाए। प्रोफेसर चिल्लाते हुए बोला, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने नहीं बोला हूं, बनाने भी बोला हूं। सीरत ने मासूमिया से जवाब दिया, सर मुझे कैसे पता होगा इस इंसान ने पैसे कितना इन्वेस्ट किया। सीरत के जवाब को सुन क्लास में बैठे सभी इंसान लगे। प्रोफेसर अपना सिर पकड़ते हुए बोला, इस कॉलेज में तुम जैसी इडियट का एडमिशन कैसे हो गया? डैड की वजह से। सीरत ने बड़े गर्व से बोला। ये सुन प्रोफेसर का दिल कर रहा था कहीं जाकर वो अपना सिर पटक ले। तभी इस ईयर का स्टेट टॉपर जिसका फुल स्कॉलरशिप के साथ इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उसे देख प्रोफेसर उसका नाम लिया, क्रिश। क्रिश को समझ आ गया प्रोफेसर उसे सॉल्व करने बोल रहे हैं, तो क्रिश बोर्ड के पास पेन उठा, व्हाइट बोर्ड पर बिना कोई कैलकुलेशन किए फटाक से सॉल्व कर दिया, जिसे सीरत अपने बड़े बड़े आंखों को फाड़ हैरानी से देखने लगी। प्रोफेसर सीरत को देख पूछा, समझ आया? अब बेचारी सीरत क्या बोले, ये लड़का इतनी जल्दी बनाया और बेचारी का दिमाग का प्रोसेसर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत स्लो है, तो फिर बेचारी कैसे समझेगी। वो कुछ बोल पाती कि तभी बेल बज गया, तब जाकर सीरत को थोड़ा राहत मिला। दूसरी तरफ क्रिश सीरत की तरफ देख मुस्कुरा दिया। क्रिश पढ़ाई में जितना अच्छा था उतना ही लुक वाइज भी था,
पर उसका परिवार उतने अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, पर स्टेटस में उसका फैमिली भी ठीक ठाक था। सीरत को क्रिश पहले नजर में ही भाग गया। क्रिश को भी सीरत बहुत प्यारी लगी। वो सीरत की तरफ देख मुस्कुराकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सीरत अपने बच्ची वाले आवाज में बड़े मासूमियत से बोली तो क्रिश मुस्कुराता हुआ वहां से जा अपने सीट में बैठ गया। सीरत भी अपने जगह पर जा बैठी। अपने जगह पर बैठने के बाद सीरत की नजर तो उस लड़के की तरफ ही जा टिक गया। धीरे धीरे कर सारे पीरियड खत्म हो गए। कॉलेज का छुट्टी हो चुका था। सीरत अपने बैग को पकड़ हिलते डुलते हुए जाने लगी। तभी उसका नजर क्रिश पर गया तो क्रिश सीरत को देख मुस्कुरा दिया तो सीरत भी शर्मते हुए मुस्कुरा दी। फिर क्रिश अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका एक दोस्त सूरज पूछ पड़ा, अरे यार, वो लड़की इतनी बेवकूफ है, तू उसे भाव क्यों दे रहा है? क्रिश मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, यार इससे क्या फर्क पड़ता है, स्टेटस तो उसका बहुत ऊपर है ना। क्रिश के बातों को सुन उसका दोस्त मुस्कुराता हुआ बोला, मतलब तू उसे उसके पैसों के लिए पटना चाहता है? क्रिश ये सुन बस अपने शैतानी मुस्कान के साथ सूरज को देखा, फिर उसके साथ कॉलेज से बाहर जाने लगा। वही सीरत अपने ही धुन में जा रही थी। तभी उसका फोन बजा तो सीरत अपना फोन निकाल देखी। वीडियो कॉल आता देख सीरत को याद आया कि सीरत अपना कॉलेज दिखाने वाली थी, तो वो झट से वीडियो कॉल उठा। मुस्कुराते हुए मासूमियत से सॉरी बोल वीडियो कॉल पर पूरा कॉलेज दिखाना शुरू कर दी। दिखाते वक्त उसका पूरा ध्यान बस दिखाते हुए हमेशा की तरह बक करने में था। पूरे कॉलेज दिखाते हुए सीरत कॉलेज के पीछे साइड चली गई, जहां स्टूडेंट्स का जाना मना था। सीरत दिखाते हुए अपने सामने खड़े लंबे आदमी से जा टकरा गई, जिस कारण उसका फोन नीचे गिर गया। फोन के दूसरे साइड का स्क्रीन कला पड़ चुका था, तो वो सीरत से बोलने लगा, पर सीरत तो अपने सामने खड़े इंसान को देख अपने मन में ही बोली, ये हैंडसम राक्षस फिर से, अब तो तू गई सीरत। अक्ष अपने कठोर भावहीन आंखों से सीरत को देख गुस्से में बोला, तुम। अक्ष इतना बोला ही था कि तभी अक्ष का नजर सीरत के गिरे हुए फोन स्क्रीन पर गया। स्क्रीन पर देख रहे शख्स को देखते ही अक्ष की एमके आंखें उस स्क्रीन पर जा थम गई। अक्ष को कुछ ना बोल खुद में खोया देख सीरत जल्दी से अपना फोन उठा इतने रफ्तार से भागी कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो और वो डरकर भाग रही हो। अक्ष उस लड़की के हरकत को देखता हुआ अपने सिर को हिला, ठंडी आह भरते हुए अपने पीछे चल रहे प्रिंसिपल से बोला, मुझे इस लड़की का पूरा डिटेल चाहिए। ये कह अक्ष रोबिन के साथ कॉलेज से बाहर जाने लगा। दूसरी तरफ भागने की वजह से सीरत का सांस फूलने लगा, तो वो जोर जोर से सांसें लेते हुए हांफने लगी। तभी अपने बाइक पर आती सीनियर उसके पास अपना स्पोर्ट्स बाइक रोकते हुए बोली, सीरत राइट। सीरत ने जब अपने सामने अपनी सीनियर को देखा तो वो अपने मन में ही बोली, अभी तो उस राक्षस से बची थी, अब ये क्या करेगी सीरत तेरे साथ। सीनियर लड़की ने उसे कठोरता से देख बोली, कल सब सीनियर्स के लिए तुम कपकेक लेकर आओगी। ये कह वो सीनियर लड़की अपने बाइक को रफ्तार में चलाते हुए बाहर निकल गई। लड़की के जाने के बाद सीरत बेचारा वाला मुंह बना चलने लगी। कॉलेज के पहले दिन के लिए सीरत बहुत एक्साइटेड थी। उसने सोचा था वो अच्छी दोस्त बनाएगी, उनके साथ खेलेंगी, घूमेगी, अपना पूरा दिन एंजॉय करेगी, पर उसका पहला दिन बहुत बेकार रहा। अक्ष कॉलेज से बाहर जाने लगा तो सभी अक्ष को देखने लगी। वही कॉलेज के गेट से निकल कार आने का इंतजार कर रही सीरत का नजर बाहर आते अक्ष की तरफ चला गया। अक्ष किसी की तरफ कोई ध्यान ना देते हुए जाने लगा। तभी नजर साइड में खड़ी बित्ती सी लड़की सीरत पर गया तो वो उसके तरफ एक नजर देखा, फिर कॉलेज गेट से बाहर निकल अपने काले BMW कार के अंदर जा बैठ गया। अक्ष का एक नजर ही काफी था सीरत के रूह तक को कांपने के लिए। सीरत अक्ष के जाने के बाद अपने सीने पर होंठ रख बोली, सीरत आज तो तुझे ये कंची आंखों वाला बागर बिल्ला खा ही जाता। अच्छा है तू बहुत समझदार है। समझ नाम की कोई चीज तो थी नहीं, पर सीरत अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। सीरत ये बोल ही रही थी तभी उसका कार आ गया तो सीरत अपने कार के अंदर जा बैठ गई। दूसरी तरफ अक्ष कार के अंदर बैठा अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। कुछ वक्त बाद कंपनी आ गया। रोबिन कार से उतर अक्ष की तरफ जा कार का दरवाजा खोल दिया तो अक्ष कार से उतर अपने ख्यालों में ही खोया हुआ कंपनी के अंदर जाने लगा। तभी अक्ष को नकुल का कॉल आया। अक्ष अपने होश में आ अपना फोन निकाल नकुल का फोन आता देख कॉल उठा, बस 2 शब्द बोला, 2 मिनट।
अक्ष ने शब्द हमेशा अक्ष ने नाम के ही तरह 2 वर्ड का होता था। अक्ष अपने एलिवेटर के अंदर जहां से सिर्फ वो और नकुल और जो उन दोनों के साथ हो वो बस आया जाया करते थे, उस एलिस्टर के अंदर रोबिन के साथ अक्ष जा कंपनी के सबसे ऊपर से 1 मंजिला नीचे जाने का बटन रोबिन दबा दिया। जब एलिवेटर जा रुका तो अक्ष रोबिन दोनों एलिवेटर से बाहर जा मीटिंग रूम की तरफ जाने लगे। मीटिंग रूम पहुंचने के बाद रोबिन के अक्ष के लिए दरवाजा खोल दिया तो अक्ष अंदर जाने लगा। अक्ष को आता देख सभी खड़े हो गए, नकुल भी। फिर अक्ष अपने जगह पर जा बैठ अपने होंठ के इशारे से सभी को बैठने का इशारा कर दिया तो सभी अपने अपने जगह पर बैठ गए। सभी के बैठने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 फर्स्ट टाइम ड्रिंक। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लगभग 4 घंटे का मीटिंग चला पर पूरे 4 घंटे में अक्ष का ध्यान एक पल के लिए भी मीटिंग के तरफ नहीं गया। ये चीज नकुल देख रहा था तो उसने फिर मीटिंग खत्म करने का बोल दिया। मीटिंग खत्म होते ही सब अक्ष नकुल दोनों को ग्रिड करते हुए मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे। सभी के जाने के बाद नकुल अक्ष से पूछ पड़ा, भैया कोई परेशानी है क्या? अक्ष ठंडी आह भरते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, नहीं। ये बोल अक्ष उठ गया तो नकुल भी अक्ष के साथ मीटिंग रूम से बाहर जाने लगा। दोनों कंपनी से बाहर जा कार में बैठ मेंशन जाने के लिए निकल गए। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ गया। जब दोनों मेंशन के अंदर गए तो रूहानी सामने आते हुए बोली, भैया नकुल आप दोनों के लिए खाना लगा दूं। दोनों ने साथ ही ठीक है बोल दिया तो रूहानी खाने के टेबल पर खाना लगाने चली गई और दूसरे तरफ दोनों फ्रेश हो दोनों नीचे आए। रूहानी दोनों को नीचे आता देख प्लेट को मोड़ दी। दोनों अपने अपने जगह पर जा बैठे तो रूहानी दोनों का खाना लगा दी। खाना लगाने के बाद रूहानी खड़ी थी तो नकुल बोल पड़ा, तुम्हारा खाना। मुझे भूख नहीं है। रूहानी का जवाब सुन नकुल अपना खाना खाने लगा। दूसरी तरफ अक्ष खाते हुए भी अपने ख्यालों में ही कहीं गुम था। दूसरी तरफ रूहानी अक्ष से कुछ कहना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नकुल रूहानी के बर्ताव को देख समझ गया वो क्या कहना चाहती है। वो उसे ये कहने से रोकना चाहता था पर फिर भी रूहानी अपनी कांपती आवाज में कहने लगी, भैया। भैया सुनते ही अक्ष रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी डरते हुए ही बोली, भैया अमानत का कॉल आया था वो कह रही थी। इससे आगे रूहानी कुछ कह पाती कि अक्ष अपने कठोर आवाज में क्रूरता से बोला, छुट्टियों में उन 5 को यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है। पर भैया 13 साल हो गया है। इससे आगे रूहानी कुछ कह पाती इससे पहले ही अक्ष के खतरनाक हुए कठोर नजरों को देख रूहानी शांत हो गई। 13 साल पहले जो रायचंद्र परिवार के साथ हादसा हुआ था उसमें सब कुछ बिखर सा गया था। अक्ष सभी को सेफली अपने बनाए नए मेंशन में ले आया जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दिन बीतने के बाद अक्ष को रोबिन से पता चला कि उसके पिता का प्रॉपर्टी बिजनेस सब किसी वरुण कपाड़िया के नाम पर हो गया है। ये वरुण कपाड़िया और कोई नहीं बल्कि मुस्कान का वही बचपन का दोस्त था। मुस्कान ने अपनी दोस्ती के बारे में अक्ष को बहुत कुछ बताया था। अक्ष कभी वरुण से मिला तो नहीं था पर मुस्कान के हर रोज बताने से उसे वरुण अच्छा इंसान लगता था। पर जब रोबिन से अक्ष को ये पता चला कि उसके पिता का प्रॉपर्टी कंपनी सब उसका हो गया है तो उस हमले में अक्ष को वरुण का हौंत लगा। पर वरुण अकेला ये नहीं कर सकता। ये तो अक्ष को समझ आ गया था कि उसके परिवार को नष्ट करने के पीछे कईयों का हौंत होगा। ये सब पता चलने के बाद अक्ष उस जगह पर जहां हादसा हुआ था वहां जाकर देखा पर ना ही वहां अक्ष को किसी का लाश मिला ना ही किसी के जिंदा होने का कोई सबूत। उस हादसे के बाद अक्ष अपनी बहन अमानत, आरजू, पलक, जानवी और अपने भाई धीर को खुद से बहुत दूर भेज दिया ताकि ना ही अक्ष को उनके किसी सवालों का जवाब देना पड़े और ना ही उन्हें कभी कोई परेशानी मिले। और बात रही रूहानी का तो उस दिन रूहानी ने भी वो मिठाई नहीं खाया था क्योंकि नकुल मीठा नहीं खाता था तो रूहानी भी कभी मीठे को छूती नहीं थी। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं रूहानी को सब पता था पर अक्ष ने ये बात उन 5 से हमेशा छिपाकर रखने को बोल दिया रूहानी से भी। इसी कारण रूहानी का यहाँ रुकना अक्ष के लिए कोई ऐतराज नहीं था पर वो चाहता था कि रूहानी भी अपना स्टडी अच्छे से करे पर नकुल रूहानी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नकुल की जान से भी अधिक प्यारी उसकी माँ उसे छोड़ दी थी। प्रॉमिस करने के बावजूद अब रूहानी को भी खुद से दूर नहीं रखना चाहता था नकुल। सुबह के 10 बजे सीरत हमेशा की तरह आज भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी।
वो अपने होंठ में आलू के पराठे को रोल करते हुए पकड़ खाते हुए बाहर जाने लगी। तभी उसे याद आया एक सीनियर सीरत से कपकेक मंगवाए थी। सीरत अपने माथे पर धीरे से मार बोली, सीरत तू कैसे भूल सकती है, आज वो सीनियर्स तुझे छोड़ेंगे नहीं। सीरत की बहुत खास दोस्त कुहू सिमघानिया जो उसी कॉलेज में थी पर दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रोने लगी। जानू, सीरत अपनी बेस्ट फ्रेंड कुहू को हमेशा जानू बुलाया करती थी। बूहू। अपनी दोस्त का रोना सुन कुहू, जो खुद कॉलेज जाने के लिए अभी निकली ही थी, वो पूछ पड़ी, तेरा फिर सुबह सुबह रोना क्यों शुरू हो गया? अपनी दोस्त का बात सुन सीरत बच्चों की तरह और जोर से रोना शुरू कर दी तो बेचारी कुहू पूछ पड़ी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, अब बताएगी भी? सीरत रोते हुए ही बोली, जानू मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज मेरे लिए ढेर सारे कपकेक लेते हुए कॉलेज आ जा, नहीं तो वो सीनियर्स मुझ बेचारी को मार डालेंगे। कुहू अपने मन में ही बोली, सारा प्रॉब्लम इस लड़की के साथ ही भला क्यों होता है। सीरत जहां भी जाती थी या तो मुसीबत खुद ब खुद उसके पास आ जाता या फिर मुसीबत को वो खुद ही निमंत्रण दे देती थी अपने हरकतों से। कुहू एक सांस भरते हुए बोली, ठीक है, पर कॉलेज के बाद जहां मैं तुझे ले जाऊंगी तुझे चुपचाप से चलना होगा। सीरत खुशी से बोल पड़ी, डन। सीरत फिर जल्दी से अपना बैग ले खाते हुए कार के अंदर जा बैठ गई। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ गया। सीरत कॉलेज गेट के पास ही खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कोई सीनियर उसे पकड़ कपकेक ना लाने पर फिर कुछ उससे करवाए। कुहू ढेर सारे कपकेक के साथ आज सीरत के होंठ में थमाते हुए बोली, तेरी वजह से आज मैं भी लेट हो जाऊंगी, अब चल अंदर। कपकेक देख सीरत बहुत खुश थी। वो अपनी दोस्त के होंठ अपना होंठ कपल की तरह मोड़ अंदर जाने लगी। अंदर जाने के बाद कुहू अपना क्लास जाने से पहले सीरत की तरफ देख बोली, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। सीरत बस मुस्कुरा कर हाँ बोल दी। फिर कुहू अपने क्लास जाने की तरफ बढ़ने लगी। कुहू को हमेशा सीरत का चिंता सताता रहता था, क्योंकि सीरत के अंदर ढेर सारा बचपना भरा हुआ था, जिस कारण वो कुछ सही गलत समझ नहीं पाती थी और बस फैंस जाती। सीरत अपने होंठ में पकड़े कपकेक के बैग को हिलाते हुए जा सीनियर के क्लास के अंदर झांकी तो पीछे से एक लड़का जिसका नाम माहिर मलोहत था, वो सीरत को क्लास के अंदर झांकता हुआ पूछा, है तुम ये क्या कर रही हो? सीरत अपने चेहरे को पीछे मोड़ जब लड़के के गुड लुकिंग चेहरे को देखी तो अपने मन में ही बोली, सीरत इस कॉलेज में कितने हैंडसम लड़के हैं। सीरत को उसके तरफ पागलों की तरह मुस्कुराता हुआ देख माहिर उसके तरफ अपने कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉमेडियन दिख रहा हूं क्या, जो तुम मुझे देख मुस्कुरा रही हो? तभी टीना आते हुए बोला, है जूनियर। सीरत के चेहरे का पूरा मुस्कान ही टीना के आवाज को सुन गायब हो गया। सीरत जो अभी मुस्कुरा रही थी वो अब मुरझाए फूल बन चुकी थी। माहिर क्लास का टॉपर होने के साथ साथ बहुत गुड लुकिंग लड़का था। कॉलेज में सभी लड़कियां उसके आजू बाजू घूम उसे अपना बनाना के पीछे पड़े रहती थी, पर माहिर को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था और साथ ही वो रैगिंग के हमेशा खिलाफ भी रहता था। जब उसने सीरत का मुस्कुराता चेहरा मुरझाता हुआ देखा तो टीना की तरफ देख बोला, टीना जूनियर्स का रैगिंग लेना बंद करो। टीना मुंह फूला माहिर के होंठ को पकड़ ली। टीना को माहिर बहुत पसंद था, पर माहिर उसे रत्ती भर का भी भाव नहीं देता, पर टीना हमेशा उसके आगे पीछे मंडराते रहती थी। ठीक है माहिर, जैसा तुम बोलो। माहिर से ये बोल टीना अपने दूसरे होंठ से सायरा के होंठ में पकड़े कपकेक के बैग को ले बोली, सॉरी जूनियर, आज के बाद से तुम्हारे साथ कोई रैगिंग नहीं होगा। ये बोल टीना माहिर को अपने साथ ले जाने लगी। बेचारी सीरत जो अभी अभी हैंडसम को देखी थी वो किसी और का था, ऐसा सीरत को लगने लगा। ये देख वो उदास होकर अपने क्लास में जाने लगी। प्रोफेसर आ चुके थे। क्लास में फाइनेंस के ही प्रोफेसर थे, जिसे देखते ही सीरत क्लास के अंदर ना घुस दीवार के पीछे झट से चली गई ताकि फिर ये प्रोफेसर उसे खाने को ना दौड़े, मतलब फिर उसे सवाल का पोटरी ले सीरत के छोटे दिमाग में ना पटक दे। पर बेचारी हमेशा की तरह फंस चुकी थी। प्रोफेसर ने सीरत को देख लिया था। वो बाहर जा सीरत के पास गया। सीरत मन में ही बड़बड़ाते हुए अपने आंखों को बंद कर लिप्स को मिमियाते हुए हिलाए जा रही थी। ये देख प्रोफेसर गुस्से चिल्लाया, लड़की। सीरत अपने आंख को धीरे से खोली। क्लास में सभी बाहर के आवाज को सुन हंसने लगे। सीरत क्लास में सभी के लिए बस हंसने का पात्र बन चुकी थी। प्रोफेसर ने सीरत को जो लेक्चर देना शुरू किया वो क्लास के एंडिंग तक चला।
बेल बजने की वजह से प्रोफेसर बिना पढ़ाए ही चला गया। प्रोफेसर के जाते ही सीरत क्लास के अंदर जैसे ही घुसी सारी लड़कियां सीरत के पास आ गई उससे दोस्ती करने के लिए। भला कौन लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी दोस्त कोई ऐसी लड़की बनने जो हर वक्त अपने नौटंकी से हंसते रहे। सारे क्लास होने के बाद सीरत कॉलेज गेट पर कुहू का आने का इंतजार करने लगी। कुही भी कुछ वक्त बाद आई। सीरत को गाते के पास खड़ा देख सीरत के पास आए तो सीरत उसे सब कुछ बताते हुए उसके साथ कार में जा बैठ गई। कुहू सीरत को अपने साथ पहले मॉल ले गई, वहां से अपने लिए सेक्सी सा ड्रेस ली, साथ ही सीरत के लिए भी कोई सेक्सी का ड्रेस देखने लगी। पर सीरत जो भी सेक्सी ड्रेस पहनती वो क्यूट बच्ची की तरह बहुत प्यारी दिखती। आखिर में सेक्सी ड्रेस छोड़ सीरत के लिए क्यूट का ड्रेस ले ली। फिर दोनों कुहू के घर गई। कुहू ड्रेस पहन खुद भी तैयार होते हुए सीरत को भी तैयार करने लगी तो सीरत पूछ पड़ी, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? सरप्राइज है, ये बोल कुहू बस सीरत को तैयार करने लगी। कुहू ने रेड कलर का सेक्सी ड्रेस पहन रखा था, वही सीरत शेडेड पिंक कलर का खिला हुआ क्यूट वन पीस पहन ली थी। साथ में उसने छोटा सा ईयरिंग भी पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डोल की तरह। जब शाम का 7 बज गया तो कुहू सीरत को अपने साथ बाहर ले जा कार में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सीरत उसके बगल वाले सीट में। शाम का 7 बजने की वजह से सीरत बोल पड़ी, जानू डैडी गुस्सा करेंगे। कार चलाते हुए कुहू बोल पड़ी, अरे बाबू मैंने अंकल से पहले ही बोल दिया था तू आज मेरे साथ मेरे घर पर रुकने वाली है। ये जान सीरत को सुकून मिला। कुछ वक्त के बाद कार बार में जा रुका। बार देख सीरत हैरानी से बोली, जानू यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? कुहू मुस्कुराते हुए जवाब दी, मस्ती करने। सीरत कभी बार नहीं गई थी, यहाँ तक कि वो कुहू के घर और शॉपिंग के अलावा कहीं नहीं गई थी। अगर कहीं जाती तो उसके पिता को दिन भर उसका फिक्र सताते रहता था। दोनों बार के अंदर गई। बार में ही कुहू का न्यू बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था। खुद महीने में 4 बॉयफ्रेंड तो बदल हो लेती थी और हमेशा डेट पर भी जाते रहा करती थी। उसका कोई भी रिलेशनशिप 10 दिन से ज्यादा नहीं चलता था। बार के अंदर जा अपने बॉयफ्रेंड से कुहू गले जा मिली, फिर उससे दूर हुई तो सीरत उसके कान में जा पूछा, ये तेरा न्यू बॉयफ्रेंड है? कुहू मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला दी। कुहू के नए बॉयफ्रेंड का नाम आदिल वर्मा था। आदिल दिखने में गुड लुकिंग था, साथ ही अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करता था। आदिल ने वेटर से 3 ड्रिंक बनाने बोला। जब ड्रिंक आया तो सीरत ने कभी पिया नहीं था, वो ड्रिंक को देख जैसे ही उठाने को हुई कुहू ने उसके होंठ को पकड़ उसे ग्लास लेने से रोक लिया। सीरत ने आज तक शराब पिया क्या शराब को देखी तक भी नहीं थी। सीरत आज पहली बार इसे ट्राई करने वाली थी पर उसकी दोस्त उसे ड्रिंक करने से रोक उसके होंठ में जूस थमाते हुए बोली, शराब की तरफ तुझे देखना तक भी नहीं है। बेचारी सीरत अपना छोटा सा मुंह बना जूस पीने लगी। सीरत का क्यूटनेस देख आदिल के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अपने ड्रिंक को खत्म करने के बाद कुहू आदिल सीरत को डांस फ्लोर पर चलने बोले। तीनों डांस फ्लोर पर चले गए। जब तीनों डांस करना शुरू किए तो सीरत डांस करने की जगह बस सभी के पैरों को कुचले जा रही थी, जिस कारण डांस फ्लोर पर डांस कर रहे सभी उसे खा जाने वाले नजर से देखने लगे तो सीरत शांति से जा बैठ ड्रिंक को देखने लगी। चैप्टर 4 वन नाइट स्टैंड। सीरत के लिए जो ड्रिंक आदिल ने मंगवाया था वो अब भी भरा हुआ था। सीरत ने झट से उस ड्रिंक को उठा पूरा पी ली। ड्रिंक बहुत कड़वा था। सीरत अपना मुंह बना बोली, ये कितना कड़वा है, छी। थोड़े वक्त के बाद एक पैक ही बेचारी को चढ़ने लगा। वो अपने चारों तरफ अपने सिर को मोड़ देखी, उसे सब कुछ दो दो नजर आ रहा था। नशे के हालात में ही सीरत खड़ी हो लड़खड़ाते हुए जाने लगी। चलते चलते वो बार के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने फिर कमरे का दरवाजा हल्का खुला देखा तो उसके अंदर जा दरवाजे को बंद कर आगे चलते हुए किसी के नंगे पीठ से जा टकराए। लड़का मुड़ सीरत की तरफ देखा। सीरत को देखते ही लड़का गुस्से में पूछा पड़ा, क्या कर रही हो यहाँ? सीरत अपने चेहरे को उठा अपने सामने खड़े आदमी को देख मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपने छोटे से होंठ को रख बोली, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता है। पहली बार कोई अक्ष के सामने कहने की हिम्मत कर रही थी। अक्ष सीरत के दोनों छोटे होंठ को अपने चेहरे से हटा उसे अपने बाहों में उठा बिस्तर पर रख उसके चेहरे पर सेडेक्टिवली अपने उंगली को फेरता हुआ पूछा, और क्या क्या होता है मुझे देखकर?
सायरा अक्ष के आंखों को देखते हुए अक्ष के सवाल का जवाब दी, तुम्हारी नीली आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं हिप्नोटाइज होती जा रही हूं। अक्ष पहली बार किसी लड़की के इतने करीब हो उसके बातों को सुन रहा था, नहीं तो आज से पहले वो ना ही किसी लड़की के करीब गया है ना ही किसी को अपने करीब आने देता था। आज पहली बार हो रहा था जब अक्ष किसी लड़की को खुद अपने करीब आने देने का निमंत्रण दे रहा था। अक्ष की गर्म सांसें सीरत के बदन को छू रहा था। सीरत अपने नसीली आंखों से अक्ष को देखते हुए नसे में चूर हो अपने नसीली बच्चों वाली आवाज में आगे बोली, तुम्हारे होंठ लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसे देख मेरा खाने का दिल करता है। छोटी बच्ची के बातों को सुन अक्ष का रिएक्शन ही कुछ अजीब हो गया। उसका होंठ लड़की से अधिक सुंदर है जिसे ये खाना चाहती है। सीरत के बातों को सुन अक्ष अपने होंठ को सीरत के करीब ले जाते हुए अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, इसे खाना चाहती हो। अक्ष के बातों को सुन सीरत अपने छोटे चेहरे को हाँ मैं हिला, अपने छोटे से होंठ को सीरत अक्ष के होंठों पर अपने उंगली से फेरने लगी। अक्ष ने ये कभी नहीं सोचा था एक बच्ची उसे सिड्यूस करने में कामयाब होगी। वैसे ये बच्ची अभी नशे में है, इसे खुद नहीं पता ये क्या कर रही है, पर अक्ष अब इस बच्ची को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। सीरत की बातों को सुन अक्ष उसके रसीले होठों को चूमने से पहले बोला, अगर एक बार मेरे करीब आ गई तो मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये कह उसके होंठों पर अपने होंठ टिका। सीरत के पिच रंग के कोमल होंठ को अक्ष रसीले फल की तरह चूमने लगा। अक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी नशे में धुत लड़की को चूमना पसंद भी करेगा, पर सीरत के होंठों को चूमते ही अक्ष का कामवासना बढ़ने लगा। अक्ष सीरत को चूमते हुए अपने होंठ उसके जिस्म में फेरने लगा। सीरत को कुछ नहीं पता क्या हो रहा, वो उस वक्त पूरे नशे में थी और अक्ष उसके नशे में होने का फायदा उठाने से पहले थोड़ा भी नहीं हिचकिचाया। हिचकिचाए भी भला क्यों, सीरत ने शेर को खुद ही उकसाया था उसे खाने के लिए। सीरत के होंठों को चूमते हुए अक्ष अपने होंठ को उसके कपड़े के अंदर ले जा ब्रा को नीचे कर उसके स्तन को छूने लगा। सीरत के होंठ की तरह ही उसका पूरा बदन बहुत कोमल था। उसे चूमते ही अक्ष को समझ आ गया, आज से पहले उसे किसी ने भी स्पर्श नहीं किया होगा। ये बात अक्ष को बहुत अच्छा लगा। वो उसके कोमल शरीर से खुद को दूर कर उठने वाला था, तभी सीरत उसके होंठ को पकड़ खींच उसके ऊपर जा बोली, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। अक्ष सीरत के मसूमिया को अपने हवस का शिकार नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने आप का कामवासना शांत कर उससे दूर होने को हुआ था, पर सीरत अपने और बार बार अक्ष को सिड्यूस कर रही थी। अक्ष एक गहरी सांस ले ही रहा था, तब तक अपने छोटे होंठ को अक्ष के सीने में रख सीरत अपने छोटे छोटे दांतों से किसी जंगली बिल्ली की तरह उसके कंधे पर जा अपने दांत को गाड़ा दी। फिर उससे दूर हो बोली, मिस्टर सुंदरी, ये सीरत ने तुम्हें सजा दिया है सीरत से दूर जाने का। अक्ष सीरत के कमर को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके होंठ पर अपने होंठ टिका चूमते हुए उसे पलट अपने आप को इस बार ना रोकते हुए उसके जिस्म से सारे कपड़े निकाल उसके जिस्म के हर कोने पर अपने चूमने के निशान को देता हुआ बोला, किटन, अपने हरकतों पर तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। ये कह वो अब सेडिक्टिवली अपने होंठ को फिर से सीरत के कोमल होठों को छूते हुए अपने होंठ से सीरत के पैरों के पास अपना होंठ ले गया। ये करने से सीरत के बड़े बड़े सुंदर आंखों में आंसू भर गया। वो अक्ष को खुद से दूर करना चाहिए, पर अक्ष अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके दोनों होंठ को पकड़ उसके दोनों होंठ ऊपर कर सेडिक्टिव आवाज में बोला, शेर को जगाने की कोशिश करोगी तो दर्द सहना ही पड़ेगा किटन। ये रात भी बहुत छोटी थी जो बहुत जल्द बीत गई। जब सुबह का किरण खिड़की से सीधा सीरत के आंखों में जा पड़ा तो सीरत अपने आंखों को अलसाए हुए खोली। सीरत को अपने पूरे बदन पर बहुत दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके शरीर में दर्द क्यों हो रहा था। जब वो उठी तो अपने आप को बिना कपड़ों का देख हैरान रह गई। वो बच्ची थी पर उसे इस बारे में जरूर पता था, क्योंकि उसकी दोस्त कुहू सीरत को हमेशा ये सब बताया और कई बार दिखा भी दिया करती थी, जिसे देखने से सीरत साफ मना कर देती, पर कुहू के बातों को टालना सीरत के लिए बहुत मुश्किल होता। अपने आप को इस हालत में देख सीरत झट से अपने कपड़े को पहन ली। तभी उससे बाथरूम में सवार चलने का आवाजें आने लगा। सीरत घबराते हुए अपने पर्स को देखी जो टेबल पर रखा था। सीरत को कल रात का कुछ याद नहीं था किसके साथ वो क्या की है।
बस अपने और बिस्तर के हालात को देख वो समझ गई उसने कल अनजाने में ही सही अपनी वर्जिनिटी खो दी। सीरत का पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सीरत ने उसे अपने आप को चूमने तक का भी इजाजत नहीं दिया था और आज वो एक अनजान शख्स के साथ वो अपना वर्जिनिटी गंवा चुकी थी। चैप्टर 5 बी माई गर्ल। उसने आदमी के बाथरूम से निकलने से पहले ही अपने पर्स से पैसे निकाल टेबल पर रख। अपने पर्स में रखे रुमाल को निकल उसमें सीरत अपने लिपस्टिक से कॉन्टैक्ट नंबर को आगे लिख दी 82X। जो भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाना, और हाँ अगर एक रात के लिए इतना पैसा इनफ ना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। ये लिख सीरत जल्दी से भाग गई। फिर बाहर जाने के बाद अपने दोस्त को कॉल लगाई। सीरत के गायब होने की वजह से कुहू पूरी रात सो नहीं पाई थी। कुहू को जब सीरत का कॉल आया तो कुहू उस पर भड़कते हुए पूछी, तू कहाँ गायब हो गई थी और अभी कहाँ है? अंकल रात से तेरे बारे में पूछे जा रहे हैं और मैं उन्हें बस झूठ पर झूठ बोले जा रही हूँ। सीरत फोन में बताए तो बताए कैसे? वो बस इतना ही बोल दी, कॉलेज में तुझे सब बताती हूँ। ये बोल सीरत कॉल कट कर दी। दूसरे तरफ जब अक्ष ने सीरत का नोट पढ़ा और उसके साथ पैसे रखा हुआ देखा तो वो गुस्से में भड़कते हुए बोल पड़ा, इस बच्ची को मैं कोई मेल प्रोस्टिट्यूट लगता हूँ क्या? गुस्से में अपने शब्दों को बोलने के बाद अक्ष रोबिन को कॉल कर पूछा, जो मैंने कहा था वो हो गया? फोन के दूसरे तरफ से आवाज आया, यस बॉस। अक्ष ने फिर अपने कपड़े पहन रूम से निकल गया। वही सीरत अपने मन में सोचते हुए ही अपने मेंशन के अंदर जाए जा रही थी कि आज तो वो गई। पूरे रात वो पहली बार बाहर रुकी थी, पर जब वो घर के अंदर गई तो देखी उसके डैड बहुत परेशान है, साथ ही उसके मॉम भी। दोनों में से कोई उसके आने पर ध्यान नहीं दिया तो सीरत शांति से अपने कमरे में चली गई। जब उसने देखा उसके माता पिता उसे कमरे में जाते हुए नहीं देखे तो वो राहत की सांस ले अपने कॉलेज जाने के लिए पहले नहा ली। जब वो बाथरूम से बाहर आ शीशे में खुद को देखी तो उसके पूरे शरीर पर चूमने का निशान बना हुआ था। ये देख सीरत उस लड़के के चेहरे को याद करने का बहुत कोशिश की, पर उसका छोटा सा दिमाग में उसके चेहरे का कोई हिस्सा याद नहीं आया। तो वो कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल पहले झांकी उसके माता पिता कहाँ है। अपने माता पिता को ना देख सीरत चैन की सांस ले कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ गया। जब सीरत कॉलेज गेट के पास पहुंची तो कुहू उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। फिर कॉलेज कैंटीन में ले जा गुस्से में पूछी, कहाँ गायब हो गई थी तू? सीरत अपनी बिल्ली जैसी मासूम बड़ी बड़ी आंखों को उठा कुहू की तरफ देख बोली, सीरत को कुछ भी याद नहीं है। सीरत ने बस एक शिप पिया और सुबह। ये बोल वो चुप हो गई तो कुहू आगे बोलने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी कुहू को सीरत के गर्दन पर किस करने का दाग दिखा तो वो चिल्लाकर बोली, तू किसी के साथ? इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही सीरत उसके मुंह को अपने छोटे हाथ से बंद कर कैंटीन में मौजूद लोगों को देख सिल्ली सा स्माइल दे कुहू से बोली, क्या कर रही है तू? कुहू ने सीरत के हाथ को अपने मुंह से हटा उसके करीब जा धीरे से बोली, तू कल रात किस लड़के के साथ सोई है? सीरत अपना मुंह बिल्ली की तरह बना मासूमियत से रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता कुहू, वो कौन था? इतना बोलने के बाद सीरत कुछ सोचते हुए बोली, अगर वो हैंडसम नहीं हुआ तो कुहू? कुहू उसके सिर पर मारते हुए बोली, तुझे इस बात का फिक्र है कि वो हैंडसम होगा कि नहीं, बेवकूफ लड़की। रातों रात लापिस रॉयल कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया। इतना बड़ा कंपनी जो कई सालों से रन कर रहा था वो अचानक से बैंकक्रप्ट हो गया। ये न्यूज रफ्तार के साथ फैलने लगा, पर आखिर रातों रात इतना बड़ा एम्पायर बैंकक्रप्ट कैसे हो सकता है भला? ये सवाल सभी के मन में चलने लगा। जब लापिस रॉयल कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया तो उस कंपनी के ओनर को हार्ट अटैक आ गया, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कॉलेज में सीरत अपना दुखड़ा रोते हुए अब भी बता रही थी कुहू को, तभी सीरत का फोन बजा। उसे अपने फोन के दूसरे तरफ बात कर रहे शख्स से पता चला उसके पिता हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ये सुन सीरत के होश ही उड़ गए। कुहू सीरत की तरफ देखी। सीरत अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। तो कुहू फोन ले पूछने लगी। जब उसे पता चला तो सेरार को संभालते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। कुछ वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया तो कुहू और सीरत दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो अपने माँ को रोता हुआ पा अपनी माँ के पास बैठ गई। सीरत की माँ अपनी बेटी सीरत के तरफ देख बोली, बेटा सब कुछ खत्म हो गया हमारा। ये बोल वो रोने लगी तो सीरत पूछ पड़ी, मम्मा डैडी बहुत बीमार है क्या?
सीरत की माँ रोते हुए ही बोली, बेटा डैडी तो बहुत बीमार है ही, पर साथ ही हमारे पास कुछ नहीं बचा, पूरा बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया है। अब हमारे पास डैडी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर उन्हें टाइम पर पैसे नहीं मिला तो वो डैडी का इलाज करना बंद कर देगा। सीरत ने जब ये सुना तो वो रोते हुए ही पूछी, मम्मा कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास? अपने बेटी का बात सुन उसकी माँ एक कंपनी का नाम ले बोली, द ब्लैक पर्ल कंपनी ही हमारी सहायता कर सकता है सीरत, पर मुझे और तुम्हारे डैड को अंदर तक घुसने का परमिशन नहीं मिला, फिर तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया। जब सीरत की माँ ने उससे सब बताया तो छोटी सी सीरत अपने सीने पर हाथ रख बोली, मम्मा मैं जाऊंगी और उन्हें मना कर रहूंगी कि वो हमारे कंपनी को डूबने से बचा ले, साथ ही डैडी के इलाज के लिए भी हेल्प करे। ये बोल सीरत उठ जाने लगी। सीरत की माँ उसे रोकना चाहती थी पर सीरत उससे पहले ही जा चुकी थी, तो कुहू भी उसके पीछे पीछे ही चली गई। फिर उसे जाने से रोक कुहू बोली, सीरत पागल मत बन, उसके कंपनी के अंदर क्या, अंदर जाने वाले गेट के पास भी तुझे कोई खड़ा तक होने नहीं देगा। सीरत तो अभी बस अपने पिता के जान को बचाना चाहती थी। सीरत ने कुहू के बातों को इग्नोर करते हुए ऑटो लेने को हुई तो कुहू बोल पड़ी, सीरत यार अगर तुझे जाना है तो ठीक है, मेरे कार से चलते हैं। ये बोल ऑटो वाले को जाने का बोल कुहू सीरत का हाथ पकड़ अपने साथ अपने कार में ले गई। कुछ वक्त के बाद द ब्लैक पर्ल कंपनी आ गया। जैसे ही कार रुका सीरत कार से उतर गेट की तरफ जाने लगी, उसके साथ ही कुहू भी चल रही थी। दोनों गेट के पास पहुंचे तो कंपनी के गार्ड्स ने दोनों को रोक पूछा, क्या काम है? सीरत झट से अपने महीन आवाज में बोल पड़ी, मुझे इस कंपनी के सीईओ से मिलना है। सभी गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा हैरान से देखने लगे, फिर पूछ पड़े, तुम्हारे पास विजिटिंग कार्ड है? ये तो दोनों में से किसी के पास नहीं था। दोनों ने साथ ही ना कह दिया तो गार्ड बोल पड़ा, सॉरी, तब तो अंदर जाने तुम दोनों को नहीं मिल सकता है। ये बात सुन सीरत गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे अंदर जाने दे दीजिए, प्लीज, अगर आप अंदर जाने नहीं दिए तो मेरे डैड को कुछ हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए सही पर मिलने दीजिए। सीरत के सभी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर गार्ड्स बोले, तुम दोनों बच्ची हो इसलिए तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आ रहा हूं, अगर एक और शब्द कहा तो मजबूरन मुझे सख्ती बरतना पड़ सकता है। गार्ड का ये बात सुन कुहू सीरत का हाथ पकड़ उसके पास आ धीरे से बोली, सीरत चल यहां से, ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे। सीरत कुहू की तरफ देखी, फिर उसके हाथ को खुद के हाथ से छुड़ा बोली, उनसे मिले बिना तो अब सीरत जाएगी नहीं। ये बोल वो गेट के बीचों बीच जा बैठ गई। तभी गार्ड बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो? सीरत गार्ड की तरफ अपना छोटा चेहरा उठा बोली, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं यही बैठ उनके आने का इंतजार करूंगी। गार्ड्स उसे उठाने का कोशिश करने लगे तो सीरत छटपटाते हुए अपने हाथ पैर मार सभी गार्ड्स को खुद से दूर करने लगी। कंपनी में ब्रेक का टाइम हो गया तो कुछ लोग कंपनी कैंटीन में खाने चले गए तो कुछ बाहर जाने लगे। जब सभी बाहर जा रहे थे तो उस लड़की को बीच में बैठने के साथ गार्ड्स को उसे भागने का कोशिश करता हुआ देखने लगे। सभी खाना भूल देख बातें करने लगे, ये लड़की कौन है और क्यों ऐसे बैठी है? कंपनी गेट के पास भीड़ इकट्ठा होने और सीरत नाम की लड़की वहां क्या तमाशा कर रही, ये बात कंपनी के सीईओ को पता चला तो वो जो अभी अभी अपना मीटिंग खत्म कर केबिन में आया था, उसने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे दिया, उस लड़की को मेरे केबिन ले आओ। सेक्रेटरी हैरान थी ये सुनकर कि सच में बॉस इस ट्रबल मेकर लड़की से मिलना चाहते हैं। अपने बॉस का ऑर्डर सुन 24 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम कनक था, वो बाहर सीरत को लाने चली गई। जो लोग वहां खड़े हो इस तामसे को देख बातें कर रहे थे, उन सबको कनक स्ट्रिक्टली अपना काम करने बोली। फिर गेट के पास जा गार्ड्स को लड़की से साइड होने का बोल उस छोटी लड़की को देखी। सीरत की आंखें बच्चों की तरह चमकदार थी और उस चमकदार आंखों में हल्के आंसू थे। उस मासूम बच्ची के पास कनक आ बोली, तुम्हें सर से मिलना है। सीरत खड़ी हो झट से हाँ बोल पड़ी तो कनक सीरत को अपने साथ चलने बोली। तभी कुहू भी उसके साथ जाने को हुई तो कनक बोल पड़ी, सिर्फ ये, तुम यहीं वेट करो या फिर सीधे जा रेस्टरूम है, वहां जा अपनी दोस्त का वेट कर सकती हो। कुहू का तो मुंह ही बन गया। वो भी लेजेंडरी फिगर इन द बिजनेस वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल टाइकून से मिलना चाहती थी, पर उसे मिलने का इजाजत नहीं मिला। कुहू को रेस्टरूम ले जाया गया, वही अकेले जाने में सीरत के माथे से पसीना आने लगा।
सीरत के माथे से पसीना आता देख कनक अपने रुमाल को सीरत की तरफ बढ़ा बोली, सर किसी से मिलते नहीं हैं, तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं तो कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि सर ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं जो खुद में कॉन्फिडेंट ना हो। सीरत कनक के बातों सुनते हुए रुमाल ले अपने पसीने को पोंछ ली थी। कनक कॉमन एलिवेटर से ही सीरत को अपने साथ सबसे ऊपर मंजिले में ले जा केबिन के बाहर पहुंच दरवाजा नोक की तो एक ठंडा आवाज सीरत और कनक के कानों में पड़ा, कमिंग। आदमी के ठंडे आवाज को सुन सीरत का रूह तक कांप गया। उसे ये आवाज सुना सुना लग रहा था। कनक सीरत को अपने साथ केबिन के अंदर ले गई। सोने से बना लेदर का चेयर पर बैठा शख्स का चेयर मुड़ा हुआ था, जिससे सिर्फ उसका पीछे का हाफ पोर्शन ही सीरत को नजर आ रहा था। जब कनक अंदर सीरत को लेकर सर बोली ही थी कि कनक को जाने का इशारा मिल गया। कनक सीरत को दिल की बहुत अच्छी लगी थी। उसके सामने रहते सीरत को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, पर उसके जाते ही सीरत के माथे से पसीना फिर आने लगा। वो अपने कांपती आवाज में बोली, सर मेरा नाम सीरत है, मैं बस यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, मेरे डैड की कंपनी को डूबने से बचा ले आप। सीरत ने जब अपना बात खत्म किया तो चेयर पर बैठ शख्स अपने चेयर को घुमा दिया। चेयर पर बैठे इंसान को देख सीरत हैरानी से देख खुद में ही बोली, कंची आंखों वाला, यहाँ का सेओ है। तभी एक कठोर आवाज सीरत को सुनाई दिया, क्या कहा तुमने? सीरत का बोला गया धीमा शब्द भी अक्ष के तेज कानों ने सुन लिया था। सीरत झट से हकला कर बोल पड़ी, को कुछ नहीं सर। अक्ष सीरत के हलाहट को देख पॉइंट पर आते हुए बोला, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सीरत को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अक्ष को अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से देखने लगी। अक्ष अपने लेदर चेयर से उठ एक शेर की तरह अपने धीमे कदमों के साथ सीरत की तरफ जाने लगा। सीरत को ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अक्ष का भोजन बनने वाली है। सीरत के पास जा अक्ष उसके चेहरे के थूनी को अपने दो लंबे पतली उंगलियों से पकड़ उससे ऊपर कर अपने कठोर आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए फिर कोल्डलाई बोल पड़ा, तुम्हारे डैड के कंपनी को बचाने का मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? सीरत के छोटे दिमाग में अक्ष के क्लियरली बोलने के बाद जाकर अक्ष का बात घुसा। वो अक्ष के कठोर आंखों को देख पूछी, आपको इसके बदले क्या चाहिए? अक्ष सीरत के करीब जा अपने कठोर डरा देने वाले आवाज में बहुत धीमे कोल्ड तरीके से बोला, तुम। अक्ष का कोल्ड आवाज सुन सीरत का रूह कांप गया, पर उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। वो अपने बड़ी बड़ी डरे सहमे नजरों से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उससे थोड़ा दूर तो टेबल पर अपने शरीर को टिका बोला, बी माई गर्ल। अक्ष के बातों को सुन सीरत उसे अपने हैरानी से भरे बड़े बड़े आंखों से देखने लगी तो अक्ष एक कोल्ड मुस्कान के साथ अपने शब्द तो धीरे धीरे कर कोल्ड तरीके से बोला, बी माई गर्ल बट इज अ स्लेव एंड वार्म माई बेड एवरी नाइट लाइक यू डिड लास्ट नाइट। अक्ष के बातों को सुन हैरानी से सीरत अपने आंखों के पलकों को कई बार झपका कर बोल पड़ी, कल रात आप थे जिसके साथ में। चैप्टर 6 कॉन्ट्रैक्ट पेपर। इतना कह सीरत चुप हो गई। दूसरी तरफ अक्ष के चेहरे पर अब भी कोल्ड मुस्कान टिका हुआ था। वो सीरत के करीब जा कान में धीमे से बोला, तुम बिस्तर में बहुत अच्छी हो। अक्ष के बातों को सुन सीरत उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर एक चांटा खींचकर लगाने वाली थी, पर अक्ष उसके छोटे से होंठ को अपने मजबूर हथेली के अंदर कसके दबा बोला, किटन अगर तुम अपने डैड के डूबे बिजनेस को बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है, नहीं तो गेट आउट। अक्ष के मजबूती से उसका होंठ पकड़ने से सीरत की चमकदार आंखों में दर्द के कारण आंसू भर गया था। वो अपने आंसू से भरे आंखों से अक्ष को देखने लगी। सीरत की आंखें तीर की तरह अक्ष को चुभ रहा था। अक्ष उसके छोटे होंठ को आजाद कर दिया तो सीरत झट से अपने होंठ को अपने पास ले आई। अक्ष अपने लेदर चेयर पर जा बैठ कठोरता से बोला, सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है। अक्ष का ये बात सुन सीरत झट से बोल पड़ी, अपने आप को बेचने के लिए मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अक्ष कोई जवाब ना दे अपने होंठ में पहने डायमंड से बने एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच को दिखा। अपने एक उंगली से अपने रिस्ट वॉच पर 2 बार अप डाउन किया। सीरत के होंठ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, पर तभी सीरत के सामने उसका पूरा बचपन याद आने लगा जो उसने अपने पिता के साथ बिताया था। 30 सेकंड पार होने में सिर्फ 3 सेकंड बचा हुआ था तो अक्ष अपने ठंडे कठोर आवाज में बोला, 3, 2। अक्ष जैसे ही 1 बोलने वाला था सीरत झट से बोल पड़ी, मैं तैयार हूं। अक्ष को पता था ये बच्ची तैयार हो ही जाएगी। अक्ष ने जैसे पूरा प्रिपरेशन करके रखा था कि लड़की अपने बिजनेस का सौदा अपने जिस्म के बदले ही करेगी। अक्ष ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर लिया था।
उसने एक कॉल किया तो रोबिन अपने हाथ में पेपर ले अंदर आ डेस्क पर रख चला गया। अक्ष अपने मुंह से शब्द कम कहता, अपने उंगली से इशारा ज्यादा करता था। अक्ष ने अपने उंगली के इशारे से सीरत को अपने पास बुलाया। सीरत ये देख अपने कांपते पैर के साथ अक्ष के पास गई तो अक्ष कॉन्ट्रैक्ट पेपर बड़ा बोला, सिग्नेचर। सीरत फाइल को पकड़ पूछी, ये क्या है? अक्ष अपने चेयर को हल्का मोड़ सीरत का कोमल होंठ पकड़ अपने गोद में खींच उसके कान में जा अपने डरा देने वाले आवाज में कोल्डली बोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। सीरत अपने कांपती हुई आवाज में पूछी, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? अक्ष अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए ही उसके कान में सैडिक्टिकली बोला, ऑफ कोर्स बेबी। अक्ष का आवाज बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत डरावना था, जिस कारण सीरत को अपने शरीर में झंझनाहट के साथ डर के कारण कंपाहट महसूस होने लगा। उसने अपने कांपती हुई हाथों से फाइल को पढ़ना स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कंडीशन पर सीरत हैरान रह गई। पहला कंडीशन था कि सीरत को अपने हर काम करने से पहले अक्ष से इजाजत लेना होगा। दूसरा कंडीशन, वो अपने घर नहीं जा सकती है। तीसरा कंडीशन, उसे अपने घर वालों से मिलने का इजाजत नहीं है। चौथा कंडीशन, वो कॉलेज जा सकती है पर किसी को अपने तरफ आकर्षित होने नहीं दे सकती, ना ही खुद किसी दूसरे मर्द के तरफ आकर्षित हो सकती है। पांचवा कंडीशन, कॉलेज से सीधा उसे अक्ष के मेंशन आना होगा। 1 मिनट भी देरी हुआ तो उसे पेनिशमेंट मिलेगा। यहाँ तक कि पांचों में से एक भी कंडीशन का पालन सीरत सही तरीके से नहीं की तो उसे पेनिशमेंट मिलेगा। सीरत ने झट से सवाल किया, मैं अपने परिवार से क्यों नहीं मिल सकती हूँ? अक्ष ने अपने धीमे आवाज में बोला, बिकॉज यू आर माई स्लेव। अक्ष के इस बात को सुन सीरत अपने दांतों को पिस हुए आगे बोली, मैं अपनी मॉम डैड को क्या बोलूंगी? अक्ष गहरी सांस ले अपने कोल्ड आवाज में बोला, इट्स योर प्रॉब्लम बेबी। सीरत को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अक्ष बोल पड़ा, अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। पीछे हटने का रास्ता तो खुद उसके पास भी नहीं है। उसे नहीं पता वो सारे कंडीशन को कैसे फॉलो करेगी। वो साइन करने से पहले अपना आखिरी सवाल बड़े मासूमियत से पूछी, अगर मैं किसी कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो ना करूं तो क्या पेनिशमेंट मिलेगा? अक्ष सीरत के चेहरे को अपनी ओर कर बोला, तुम्हारा शरीर जितना सह ना सके उससे कई गुना अधिक दर्द मैं तुम्हारे शरीर को दूंगा अगर एक भी कंडीशन तुमने सही से फॉलो नहीं किया तो। अक्ष की बातें डरा देने वाली थी। सीरत झट से साइन कर अक्ष के गोद से कूद कर नीचे उतर फाइल रख भागते हुए जाने को थी, तभी एक कठोर आवाज ने सीरत के पैर को जाने से रोक लिया। तुम्हारे आज रात के परफॉर्मेंस के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे डैड के डूबते बिजनेस को बचाना है को नहीं। सीरत गुस्से में अक्ष को देखी, पर अभी जरूरत उसे है तो उसका कुछ भी कहना करना बेकार है। उसने बस ठीक है बोल दिया। फिर जाने को हुई तो अक्ष फिर बोल पड़ा, 9 PM होटल ताज। ओक अपना जवाब दे सीरत चली गई। सीरत जब बाहर आई तो उसकी दोस्त कुहू उसके पास भागते हुए आ पूछी, क्या कहा अक्ष सर ने? वो तेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। हाँ। सीरत का जवाब सुन कुहू खुशी से उससे गले लगा ली तो सीरत अपने मन में बोली, पर इसके लिए मुझे उसका स्लेव बनना होगा। ये बात सीरत कुहू को बता नहीं सकती थी, नहीं तो कुहू उससे ये काम करने कभी नहीं देगी। दोनों फिर साथ चले गए। जब सीरत अपने घर गई तो देखी उसका मेंशन तक नीलाम हो रहा है और उसकी माँ बस नीलम होता हुआ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। सीरत अपनी माँ के पास गई तो उसकी माँ उदासी से बोली, सब खत्म हो गया सीरत। अपनी माँ का बात सुन सीरत बोल पड़ी, नहीं मम्मा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस घर ही गया है ना, हमें बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। सीरत के बातों को सुन उसकी माँ रोते हुए बोली, हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम्हारे कॉलेज का पढ़ाई कैसे होगा? तुम्हारे डैड का इलाज कैसे करवाएंगे? अपनी माँ के सवालों को सुन सीरत बोल पड़ी, मम्मा आप अभी नानू के घर चले जाओ, मैं उनसे बात की हूँ, वो हेल्प करने के लिए तैयार है, पर इसका एक कंडीशन रखा है उन्होंने। ये सुन उसकी माँ बहुत खुश थी। वो बिना कंडीशन को सुनने झट से बोल पड़ी, जो भी कंडीशन हो मान लो, बस किसी तरह सब ठीक कर दो बेटा। अपनी माँ का ये बात सुन पता नहीं क्यों पर सीरत को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने कंडीशन के बारे में नहीं बताया। तभी सीरत के नानू आ गए तो सीरत अपने नानू के साथ जाने से मना कर बोली, नानू मैं अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ।
सीरत को उसके नानू ने नहीं रोका। वैसे भी हालात अभी बहुत बुरे हो गए हैं। इस हालात में अपने दोस्त के साथ रहना सीरत के लिए अच्छा है। वो कम से कम खुश तो रहेगी अपने दोस्त के साथ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 9 बजने वाले थे। सीरत होटल ताज पहुंच चुकी थी, पर ना उसे रूम नंबर पता था, ना ही अक्ष का मोबाइल नंबर था उसके पास। वो बाहर ही खड़ी थी, तभी उसके सामने एक आदमी आ बोला, मेरे साथ चलिए। सीरत उसके साथ जाने लगी। तभी वो आदमी उसे होटल के सबसे लग्जरी कमरे में ले जा छोड़ दिया तो सीरत डरते हुए दरवाजा खोल अंदर गई। तभी एक ठंडा आवाज उसे सुनाई दिया, पूरी 2 मिनट लेट हो तुम। ये सुन सीरत झट से बोली, मैं तो टाइम पर आई थी, पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था, ना ही आपने रूम नंबर बताया था। अक्ष सीरत के होंठ को कसके पकड़ अपने पास खींच बोला, गलती हमेशा एक स्लेव की होती है, और एक अच्छी स्लेव क्या करती है तुम्हें पता है। सीरत ने अपने छोटे से चेहरे को नाम मासूमियत से हिलाया तो अक्ष उसके गर्दन पर अपने होंठ को रख अपने अंगूठे से उसका पिच रंग का पतला होंठ सेडेक्टिवली छूता हुआ बोला, एक स्लेव के मुंह से बस सॉरी सर निकलता। ये बोल उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को उसके होंठ में छोड़ता हुआ पूछा, क्या निकलता। सीरत की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने अपने धीमे आवाज में बोला, सॉरी सर। अक्ष उसके होंठों के और करीब आते हुए बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। अक्ष की सैडिक्टिव आवाज के साथ उसका गर्म सांस सीरत के शरीर को गर्म कर रहा था। उसने अपने बढ़ती धड़कनों के साथ अपने शब्दों को ऊंचा करते हुए बोला, सॉरी सर। अक्ष ने कभी ऐसा कुछ किसी लड़की के लिए फील नहीं किया था जो आज सीरत के करीब होकर फील कर रहा था। उसने अपने होंठ को सीरत के होंठ में मिलाने को हुआ, वही सीरत अपने आंखों को बंद कर ली थी। तभी अक्ष बिना किस किए सीरत से दूर हो उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बड़े बड़े पलकें जब बंद थी तो वो और भी अधिक प्यारी लग रही थी। अक्ष उसे अपने बाहों में उठा लिया तो सीरत की आंखें खुल गई और वो अक्ष के चेहरे को देखने लगी। अक्ष का भावहीन चेहरा इतना आकर्षित था कि सीरत की नजर अक्ष के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वही अक्ष सीरत को बाथरूम ले जा बाथटब के अंदर छोड़ दिया, जिससे सीरत को कसके चोट लगा तो सीरत अपने गुस्से से भरे नजरों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष कुरूलता से बोला, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं, अपने आप को अच्छे से साफ कर बिस्तर पर आओ। ये बोल अक्ष जाते हुए अपना आखिरी शब्द बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास अपने आप को क्लीन करने के लिए। ये बोल अक्ष बाथरूम से बाहर निकल गया। वही सीरत अपने दांतों को पिसते हुए अपने आप को साफ कर बोलने लगी, खडूस कहीं का, मुझे गंदा बोला, खुद गंदा है वो। ये बोल गुस्से में सीरत अपने आप को साफ करते हुए अक्ष को गालियां पर गालियां देने लगी। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसका जोर से बोला शब्द अक्ष सुन रहा होगा। इडियट, रास्कल, नहीं नहीं सीरत, वो तो परवर्ट है। अपने लिए उस छोटी बच्ची के मुंह से ये सुन अक्ष का आंख शैतानी रूप ले लिया। सीरत जल्दी से नहा तो ली, पर उसके पास यहाँ कोई कपड़े ही नहीं थे। ऊपर से अक्ष ने उसे कपड़ों के साथ ही बाथटब में डाल दिया था। सीरत अपने शरीर पर तौलिया लपेट बाथरूम का थोड़ा सा दरवाजा खोली तो अक्ष दरवाजे की तरफ देखा तो सीरत झट से दरवाजा बंद कर दी। ये देख अक्ष आवाज दिया, क्या हुआ। सीरत धीरे से मिमियाते हुए बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। सीरत के इस बात को सुन अक्ष ने बिना कोई शर्म का जवाब दे दिया, तुम्हें कपड़े का जरूरत भी नहीं है, बाहर आ जाओ। सीरत ये सुन गुस्से में दांतों को पिसते हुए खुद में बोली, बेशरम कहीं का। ये बोल सीरत गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोली। सीरत का शरीर जब अक्ष ने तौलिए में लिपटा हुआ देखा तो उसका नजर उससे हटना ही बंद हो गया। सीरत तौलिए को कसके पकड़ अपने छोटे कदमों के साथ अक्ष के पास आ रही थी। सीरत के गोरे शरीर पर पानी की बूंदें हीरे के मोतियों के समान लग रहे थे। सीरत के भीगे जिस्म को देख अक्ष अपने आप से कंट्रोल खोता जा रहा था। जैसे ही सीरत उसके पास अपने नजरों को झुकाए खड़ी हुई तो अक्ष उसके होंठ को पकड़ उससे बिस्तर पर लग खुद उसके ऊपर हो गया। फिर अक्ष सीरत के शरीर का हर हिस्सा को बड़े गौर से निहारने लगा। निहारते हुए वो सीरत के कान के पास जा उसके कान को अपने जीभ से लीक किया तो सीरत का कान टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपने गहरे सेडिक्टिव आवाज में फिर बोला, क्या कहा था तुमने मुझे, परवेटर। क्या उसे उसका सारा बात सुनाई दे रहा था। सीरत मन में ये सोचते ही उसका पूरा चेहरा डर से भर गया। अब तो उसे लग रहा था अक्ष उसे आज कच्चा ही निगल जाएगा। निगलने तो अक्ष वाला था उसके पूरे शरीर को। सीरत ने चुप्पी बनाए रखा तो अक्ष अपने चेहरे को ऊपर कर अपनी नजरें उसके नजरों से जा मिलाया तो सीरत झट से बोल पड़ी, सॉरी सर।
बाथरूम के अंदर से जब सीरत का आवाज आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की कितनी बोल्ड हो, पर अक्ष के सामने आते ही उसका पूरा बोल्डनेस भीगी बिल्ली का रूप ले लिया था। अक्ष उसके पिच रंग के होंठों को अपने अंगूठे से सेडेक्टिवली सहलाते हुए बोला, किटन, ये अच्छा है, पहले गलती करो फिर बस माफी मांग लो, पर अक्ष रायचंद्र को अभी माफी नहीं चाहिए। सीरत अपने आंखों को बड़ी बड़ी कर पूछी, तो क्या चाहिए? अक्ष बिना कोई जवाब दिए उसके होंठों पर जा प्यार से चूमने लगा। ये एहसास सीरत के शरीर में झंझनाहट पैदा कर दिया। वो अक्ष के कंधे पर अपने छोटे से होंठ को रख ली, तभी अक्ष का प्यार भरा किया किसी जानवर का रूप लेने लगा। वो उसके होंठों को कुरुलता चूसे जा रहा था। सीरत को अपने कोमल होंठों में दर्द होने लगा। वो उसे खुद से दूर करने लगी तो अक्ष उसके दोनों होंठ को ऊपर कर कसके पकड़ कुरुलता से बोला, हर रात मेरे साथ बिताना तुम्हारे लिए किसी नर्क की तरह होगा। अक्ष के इस बात को सुन सायरा अपने मासूमियत से भरे महीन आवाज में पूछी, हम मानते हैं हम अपने आप को आपके पास बेच दिए हैं, पर आप हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? अक्ष उसके गालों को कसके पकड़ बोला, एक अच्छी स्लेव की तरह बिहेव करो, मुझे सवाल सुनना पसंद नहीं है। ये बोल अक्ष फिर अपने होंठ उसके होंठ में रख कुरुलता से चूमने लगा। सीरत के आंखों से आंसू बहने लगा था। जब अक्ष ने सीरत के चमकती आंखों में आंसू देखा तो वो उसके होंठों से दूर हो उसके बहते आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ बोला, ये तो अभी शुरुआत है किटन। अक्ष का कठोर बातें सुन सीरत के मन में डर भर गया, पर वो अपने आप को बेच चुकी थी। उसके पास अक्ष के दिए दर्द को सहने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अक्ष उसके होंठों को और तकलीफ ना देते हुए उससे प्यार से चूमा। ये शायद सीरत के आंसू ही था जिस कारण वो सीरत पर नरमी बरतने लगा था। वो उसके होंठों को चूमते हुए उसके गर्दन के पास जा चूमने लगा, साथ ही उसके होंठ सीरत के शरीर को भी सहला रहे थे। सीरत अक्ष के चूमने के कारण मधक सिसकियां लेने लगी थी। चैप्टर 7 रोमांटिक नाइट। अक्ष ने जब सीरत के मधक से भरे सिसकियों को सुनना तो उसके अंदर का काम वासना बढ़ गया। वो उसके जिस्म से जैसे ही तौलिया हटा उसकी एक बात नहीं सुनना। वो पूरी रात सीरत के जिस्म के हर हिस्से पर अपने हक को जताया, फिर आधी रात पार होने के बाद सीरत को पकड़े ही सो गया। सीरत की आंखें भी बंद हो चुकी थी। उसके शरीर का पूरा ताकत खत्म हो चुका था। धीरे धीरे आसमान पर रोशनी छा गया। जब चिड़ियों का चहकने का आवाज आया तो अक्ष की आंखें खुल गई। बहुत वक्त के बाद अक्ष को आज अपना नींद पूरा होते हुए लग रहा था। अक्ष सीरत के तरफ देखा जो बड़े आराम से सो रही थी। उसके मुंह से बच्चों की तरह लार भी चू रहा। किसे देख अक्ष उसके तरफ अपना होंठ बढ़ा, उसके बहते लाल को पांच अपने मन में ही बोला, तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें पता नहीं है बच्ची किस नर्क में तुम जाने वाली हो। ये बोल वो बिस्तर से उठ बाथरूम जाने से पहले अपने कपड़े के साथ साथ सीरत का एग्जैक्ट नाप अक्ष बता दिया और अपने कपड़े के साथ उसका भी लाने बोल दिया रोबिन से। फिर खुद नहाने चला गया। कुछ ही वक्त में वो नहाकर अपने कमर में तौलिया लपेट बाहर आ गया तो देखा अब तक किसी कुंभकर्ण की तरह सीरत सो रही है। अक्ष ने फिर हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाया, तभी दरवाजा नॉक हुआ। नॉक होने के आवाज से भी सीरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे देख ऐसा लग रहा था वो पोलर बियर है जो सर्दियों के मिशन में बस आराम से सोया रहता। अक्ष फिर सायरा के पास जा कंबल को उसके पूरे जिस्म तक ढक दिया तो सीरत कंबल को फेंक दी। अक्ष फिर ढाका तो वो फिर फेंक दी। ऐसे ही अक्ष ने 2 बार किया तो आखिर में फिर वो इरिटेट हो कॉल कर रोबिन से बोला, कपड़ों का बैग बाहर रख चले जाओ। रोबिन ने बिल्कुल वैसा ही किया तो फिर अक्ष दरवाजा खोल बैग ले दरवाजा बंद कर। जिस बैग में सायरा के लिए कपड़ा था उसे टेबल पर रख दूसरे बैग से अपना कपड़ा निकाल पहन लिया। फिर जाने से पहले एक नोट लिख, फिर वहां से चला गया। पर जाने से पहले उसने अपने कुछ आदमियों को दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने का ऑर्डर दे दिया। पूरे 4 घंटे बीतने के बाद सीरत का नींद खुला तो वो अपने आंखों को मसलते हुए जैसे ही उठी उसे अपने शरीर में तेज दर्द हुआ। जैसे ही उसे दर्द हुआ तो वो अपने चारों तरफ देख सोची, ये सौतन कहाँ गया। तभी उसका ध्यान सामने रखे पेपर पर गया तो सीरत उस पेपर को उठा ली। पेपर में लिखा था, तुम पास हो गई हो। सीरत गुस्से में उस पेपर को मचोड़ कर फेंक उठी तो उसने अपने जिस्म को देखा, फिर अपने जिस्म को अपने होंठ से ढक बोली, अब मैं पहनूं क्या? वो राक्षस तो मेरे कपड़े को गीला कर चला गया है। तभी उसका नजर टेबल पर गया तो वो जाकर देखी बैग के अंदर सुंदर सा कपड़ा के साथ ब्रा पैंटी भी था, जिसे देख उसका चेहरा लाल हो गया।
वहीं मध्य प्रदेश के घने जंगलों में अपने होंठ में गन लिए एक आदमी शांत खड़ा था। जब हिरण का छोटा प्यार बच्चा भागते हुए अपनी मां के पास जा रहा था, तभी उस आदमी ने हिरण के बच्चे की मां पर अपना गोली चला दिया। गोली लगते ही हिरण जोर से कहर पड़ी। तभी गोली चलने की आवाज के साथ जानवर का करहाने का आवाज सुन भागते हुए 20 वर्ष की सुंदर लड़की आई। उसके आंखों में घायल हिरण को देख आंसू भर गया था। आदमी छोटे हिरण पर भी गोली चलाने वाला था, पर लड़की को आता देख वो रुक गया। लड़की झट से घायल हिरण को देख अपने स्कार्फ को निकाल हिरण के जिस्म से निकल रहे खून पर लपेट दी। आदमी उसके पास जा अपने होंठ को बढ़ा उस लड़की के बाजू को कसके पकड़ खड़ा कर अपने तरफ मोड़ बोला, हिम्मत कैसे हुआ मेरे शिकार किए जानवर को छूने का। तभी उसे लड़की के आंखों में एक जानवर के लिए आंसू देख उसके दिल में सौर होने लगा। लड़की उसे खुद से दूर धकेल उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जोर का जड़ बोली, जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही ये जानवर भी सांस लेते हैं, तो फिर किसने आपको हक दिया किसी जानवर का सांस छीनने का। लड़की के थप्पड़ से आदमी का गाल लाल हो चुका था। वो अपने लाल गालों को सहला अपने गुस्से से भरे डार्क नजरों से लड़की की तरफ देखने लगा, पर लड़की के आंखों में एक जानवर के लिए इतना मोह देख उसका कोल्ड आंख वार्म होने लगा। आदमी के गार्ड्स जो उसके प्रोटेक्शन के लिए आए थे वो दंग रह गए। पहली बार किसी लड़की ने बस अपने आवाज को ऊंचा ही नहीं किया था सिद्धार्थ मोदी जैसे कुरूल इंसान पर, बल्कि पहली बार किसी ने उसके चेहरे पर चांटा मारने का हिम्मत की थी। लड़की उस जानवर को अपने साथ ले जाने लगी, साथ ही जानवर के बच्चे को भी। वही सिद्धार्थ उसे बस जाता देखने लगा। फिर लड़की के जाने के बाद सिद्धार्थ के सभी आदमी उसके पास आ बोले, बॉस उस लड़की को पकड़ना है। सिद्धार्थ ने आपने सिर को ना में हिला, बोला उसका डिटेल मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। सिद्धार्थ ने कठोरता से कहा तो उसका आदमी झट से यस बॉस बोल उस लड़की का डिटेल पता करने चला गया। वही सिद्धार्थ अपने कार में जा बैठ उस लड़की के बारे में सोचने लगा। गोरा चेहरा, सुर्ख लाल होंठ, बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिसमें आंसू भरा था। उसके आंखों में आंसू देखे हम जैसे कुरूल इंसान का दिल भी पिघल सा गया था। सिद्धार्थ मोदी जिसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम था, उसके चार्मिंग लुक पर सभी लड़कियां घायल रहती थी। सिद्धार्थ एक कुरूल इंसान था जिसके लिए लड़कियां एक टॉय के बराबर थी। उसने आज तक लड़कियों को अपने जरूरत के लिए रखा था। उसे सभी लड़कियां एक जैसी लगती थी जो उसके चेहरे और रुतबे को देख उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। पर आज पहली बार सिद्धार्थ ने ऐसी लड़की को देखा था जो उन सारी लड़कियों से अलग थी। होटल के कमरे में सीरत ने जब नहाकर उस ड्रेस को पहन लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। लाइट पिंक खिले वन पीस में सीरत बिल्कुल तितली की तरह लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ बस अपने पर्स में जो वो ढेर सारे क्लिप्स रखती थी क्यूट क्यूट सा उसे निकाल अपने बालों में लगा ली। फिर अपने सैंडल पहन जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो ढेर सारे गार्ड्स को देख हैरान रह गई। एक आगे आते हुए बोला, बॉस आपको हमारे साथ चलने बोले हैं। सीरत कॉलेज के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। वो कॉलेज तो जा नहीं सकती थी तो उसके साथ ही जाने लगी। वैसे भी उसके पास अपना घर तक भी नहीं था और ना ही पैसे थे जिससे वो अपने पेट को भर भी सके। उसे जोरों का भूख लगा था। उसने अपने मन में ही बोला, कैसा आदमी मैं ड्रेस के साथ खाना भी भेजवाना चाहिए था, एक तो पूरी रात। इतना बोल वो अपने शब्दों को पूरा की भी नहीं थी कि उसका चेहरा लाल हो गया रात का सीन याद करते ही। कुछ ही वक्त में सीरत सभी के साथ बाहर आ गई। फिर उसके लिए एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोल दिया तो वो कार के अंदर जा बैठ गई। उसे फिर अपने साथ ले जाया गया। दूसरी तरफ एक आदमी लड़की के डिटेल के साथ सिद्धार्थ के पास आया। सिद्धार्थ डिटेल को बड़े गौर से पढ़ने लगा, तभी उसका आंख डाक हो गया। उसने डिटेल को साइड में रख बोला, आरजू रायचंद्र, भारत रायचंद्र और प्रिया रायचंद्र की बेटी। ये बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। वही आरजू उस घायल हिरण को अपने साथ जानवर के डॉक्टर के पास ले गई। आरजू के आंखों से अभी आंसू बहे जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ वक्त के बाद कार रुका। अक्ष के कंपनी को देख सीरत पूछ पड़ी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। चैप्टर 8 जालाडू। तभी बाहर से रोबिन ने कार का दरवाजा खोल बोला, लड़की मेरे साथ चलो। रोबिन का ऑरा डरावना था सीरत के प्रति। वो झट से उतर रोबिन के पीछे पीछे जाने लगी। रोबिन सीरत को अक्ष के पर्सनल एलिवेटर से ले जाने लगा। कुछ ही वक्त में सीरत अक्ष के केबिन में थी। अक्ष अपना खूंखार नजर उठा सीरत की तरफ किया, फिर कठोर आवाज के साथ बोला, वहां बैठ जाओ।
सीरत भी अक्ष के बात को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो शांति से जा बैठ गई। तभी अक्ष की सेक्रेटरी ने दरवाजा को नॉक किया तो अक्ष उसे अपने कठोर आवाज में आने का ऑर्डर दे दिया। सेक्रेटरी झट से आपने होंठ में पकड़ खाने का बॉक्स सीरत के सामने रख दी। खाना देख सीरत बहुत खुश थी। वो झट से सारे खाने को देखने लगी। तभी उसका मुंह बन गया, क्योंकि खाना के नाम पर सारे ग्रीन वेजिटेबल, साथ में सैलेड और नॉर्मल रोटी था। इतना सादा खाना सीरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीरत को खाना ना छूता देख अक्ष उसके तरफ अपना कठोर नजर को किया तो सीरत झट से खाना खाना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ जब आरजू को पता चला हिरन अब बिल्कुल ठीक है तो उसे बहुत खुशी महसूस हुआ। फिर आरजू डॉक्टर हिरन को अपने साथ ले जाने का बात की तो डॉक्टर ने अभी उसे हॉस्पिटल में ही रखने का बात बोल दिया। दूसरी तरफ बड़े से खाली मैदान के सामने अपने लग्जरी कार पर लदा सिद्धार्थ मोदी अपने आंखों से चश्मे को हटा बोला, उसके पूरे एनिमल फार्म को जलाकर राख कर दो। सिद्धार्थ का ऑर्डर सुन सेक्रेटरी बोलने का हिम्मत किया, सर ऐसा करना ठीक नहीं होगा उस मासूम। सेक्रेटरी इतना बोला ही था कि तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मिला। खाली मैदान में थप्पड़ का शोर गायब हो चुका था, पर सिद्धार्थ के होंठ के निशान के साथ साथ उसके अंगूठी से बने निशान से खून आने लगा। सिद्धार्थ का गुस्सा सभी को भली भांति पता था। जो वहां मौजूद थे वो सब डर से अपना अपना काम करने लगे। वही सेक्रेटरी अपने चेहरे को झुकाए खड़ा था तो सिद्धार्थ उसके कॉलर को पकड़ कठोरता से बोला, जैसा कहा वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सीक्रेट आगे कुछ ना बोल, जैसा सिद्धार्थ बोला वैसा ही करने चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो चुका था। आरजू हिरन के बच्चे को अपने साथ फर्म ले पहुंच चुकी थी। तभी उसने देखा उसका जानवरों से भरा फर्म जल रहा है और वहां काम करने वाले लोग बेहोश पड़े हैं बाहर। आरजू झट से हिरन के बच्चे को अपने गोद से उतार जलते हुए आग की तरफ भागी जानवरों को बचाने के लिए। दूर खड़े लग्जरी कार के अंदर में सिद्धार्थ अपने दूरबीन से आरजू का तड़प देख रहा था। जब आरजू बिना अपनी परवाह किए आग के लपटों के अंदर भागते हुए चली गई तो ये देख सिद्धार्थ का दूरबीन उसके होंठ से खिड़की से नीचे जमीन पर जा गिरा तो वो जल्दी से फिर कार का दरवाजा खोल भागते हुए फर्म की तरफ जाने लगा। आरजू जानवरों के साथ आग में ही फंस चुकी थी। सिद्धार्थ उस आग के लपटों के अंदर जाने की कोशिश करते हुए बोला, डैम इट, कैसी बेवकूफ लड़की है ये बोल वो किसी तरह आग के अंदर गया। अपने बॉस को आग में जाता देख उसके आदमी जल्दी से उस आग को बुझाने के लिए फिर ब्रैकेट बुलाने के बाद खुद भी सामने के टंकी से पानी निकाल डालना शुरू कर दिए। वही सिद्धार्थ अंदर जा देखा आरजू धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने फिर अपने कोट को खोल आरजू के शरीर में धक उसे अपने बाहों में उठा लिया। फिर वो उस आग से आरजू को ले निकलने वाला था। तभी उसने छोटे छोटे जानवरों को देखा जो अपने जिंदगी को बचाने से ज्यादा अपने बच्चों के जिंदगी को बचाने का कोशिश कर रहे थे। पहली बार सिद्धार्थ को अपना लिया फैसला गलत लगने लगा, पर वो अभी अपने फैसले के बारे में ना सोच आरजू को अपने बाहों में उठाए किसी तरह आग से बाहर निकल गया। तभी उसने देखा उसके आदमी उस आग को बुझाने का कोशिश कर रहे हैं तो सिद्धार्थ आरजू को अपने बाहों में ही लिए अपने आदमियों के पास गया तो उसके आदमी अपने बॉस को सही सलामत देख बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। पर तभी सिद्धार्थ चिल्लाते हुए बोला, एक भी जानवर मरने नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी सेक्रेटरी अपने मन में ही बोला, अजीब सन की इंसान है, पहले तो मारने के लिए धमकी दे रहे थे, अब बचाने के लिए दे रहे हैं। वही सोफे पर किसी छोटी बच्ची की तरह सीरत बड़े आराम से सो चुकी थी। काम खत्म करने के बाद जब अक्ष का नजर सीरत पर गया तो उसके मासूम चेहरे को देख अक्ष बोल पड़ा, काश तुम उसकी बेटी नहीं होती। ये बोल वो अपने गहरे सांस को ले छोड़ते हुए अपने जगह से उठ सीरत के पास जा उसे अपने बाहों में उठा लिया। सीरत अक्ष के बाहों में जाते ही उसके शर्ट को कसके पकड़ नींद में ही बोली, डैडी आपकी प्रिंसेस आपको कुछ नहीं होने देगी। सीरत ने जब ये कहा तो गुस्से में अक्ष उसे अपने बाहों से छोड़ दिया, जिस कारण वो सीधे जमीन पर जा गिरी और उसे अपने कमर पर जोरों का दर्द हुआ, साथ ही उसके आंख भी खुल चुके थे। वो अपने बड़े बड़े आंखों को खोल गुस्से में अपने सामने खड़े अक्ष को देख मासूमियत भरे आवाज में बोली, आपने मुझे गिराया क्यों? तभी अक्ष उसके सामने जा उसके गालों को कसके पकड़ बोला, तुम्हारे जुबान से अब अपने परिवार के एक सदस्य का भी नाम नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप का डूबता बिजनेस को और डूबा दूंगा।
अक्ष का खतरनाक आवाज में बोला शब्द सुन डरी सहमी सी सीरत अपने हकलाती जुबान के साथ बोली, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अक्ष सीरत के मासूमियत से भरे आवाज को सुन अपने आंखों को बंद कर अपने आगे आए बाल को ऊपर कर अपने आंखों को धीरे से खोल खड़ा हो बिना कुछ कहे सीरत को अपने बाहों में उठा ले जाने लगा। सीरत एक टक अक्ष को देखने लगी, फिर अपने मन में ही बोल पड़ी, हम दोनों एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है, फिर भी क्यों मुझे उसके आंखों में कई साल पुराना नफरत नजर आता है अपने लिए, पर ये नफरत क्यों, क्या गलती की हूं मैं? सीरत अपने मन में ही अक्ष को देखते हुए खुद से सवाल करने लगी। तभी सीरत को अपनी तरफ देखता पर अक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, अपने आंखों को बंद करो। सीरत ने अपने बड़े बड़े आंखों को झपकाया तक भी नहीं। अक्ष उसके मासूम आंखों को देख अपने मन में ही बोला, मैं अपने आप को डूबने नहीं दे सकता हूं। अपने आप में ही ये कह एलिवेटर के अंदर जा उसे अपने बाहों से उतार उसके तरफ देखना बंद कर दिया। कुछ ही वक्त में एलिवेटर नीचे आ गया। फिर अक्ष बाहर निकल कार की तरफ बढ़ने लगा तो सीरत भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जाने लगी। कार के पास जैसे ही अक्ष पहुंच रुका तो सीरत उसके पीठ से जा टकराए। अक्ष गुस्से में अपने सिर को पीछे मोड़ सीरत की तरफ देखा तो सीरत हड़बड़ाते हुए पीछे होने की वजह से जमीन पर जा गिरी, पर अक्ष ने उसे गिरा ही हुआ छोड़ दिया और खुद कार के अंदर जा बैठ अपने सख्त आवाज में बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। आज तक सीरत को ऐसे ट्रीट कोई नहीं किया था। उसके आंखों से आंसू बहने लगा, पर अपने आंखों के आंसू को पोंछ जल्दी से उठ कार में जा बैठ गई। दोनों के बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। ड्राइवर के बगल में रोबिन बैठा हुआ था। वो अपने चेहरे को मोड़ अक्ष की तरफ देख बोला, बॉस एंटोनियो का कॉल आया था, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। रोबिन का बात सुन अक्ष कुछ देर सोचता हुआ अपने फोन में नकुल का नंबर निकाल उसे कॉल कर दिया। नकुल उस वक्त गैम्बलिंग कर रहा था। जैसे ही उसके बड़े भाई का कॉल आया तो वो साइड में जा अपने भाई का कॉल उठा, बोला, हाँ भैया। तभी अक्ष बोल पड़ा, मैक्सिको के लिए निकल जाओ। ओके। फोन कट हो गया। फिर नकुल जाने लगा तो एक 30 साल का आदमी उसके कंधे पर हाथ रख बोला, डर कर कहाँ भाग रहे हो? नकुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके कंधे पर हाथ रखे। उसने उस आदमी के हाथ को पकड़ मोड़ दिया और धीरे धीरे ऊपर करते हुए उसके हाथ के एक एक हड्डी को तोड़ने लगा। नकुल के गुस्से से सभी वाकिफ थे, यही कारण था कोई नकुल से पंगा लेने नहीं जाता था। नकुल ने उस आदमी के हाथ के हड्डियों को तोड़ते हुए ही अपने फोन में रूहानी को कॉल कर दिया। रूहानी उस वक्त अपने किताब में ही खोई हुई थी। जैसे ही नकुल का कॉल आया तो वो झट से उसका कॉल उठा ली। तभी नकुल उस आदमी को जमीन पर गिरा, उसके चेहरे पर अपने पैर को रख कुचलते हुए रूहानी से बोला, मेरे कपड़े पैक कर बाहर आ जाओ। इतना बोल वो कॉल कट कर दिया तो रूहानी अपने बुक्स को रख नकुल के कमरे में जा उसका कपड़ा पैक करने लगी। वहीं नकुल उस आदमी के चेहरे से अपना पैर हटा सामने रखे शराब के बोतल को तोड़ बेस हुए नोखिले हिस्से से उस आदमी के चेहरे पर गड़ाते हुए उसके पूरे चेहरे पर निशान बना दिया। उसके पूरे चेहरे से खून बहने लगा था। नकुल फिर बोतल के बचे हिस्से को फेंक उसके तरफ कुरुल मुस्कान से देख अपने आदमियों से बोला, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ये बोल नकुल अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ कर निकल गया। वही कार कुछ वक्त बाद बड़े से मेंशन के पास जा रुका। अक्ष कार से उतर बिना सीरत से कुछ कहे जाने लगा तो सीरत भी झट से कार से उतर उसे पीछे पीछे चल दी। तभी रूहानी मेंशन से नकुल के कपड़े से भरे ट्रॉली को ले निकल ही रही थी तो अक्ष को देख रुक गाल। तभी अक्ष रूहानी के तरफ देख बोला, नकुल से कहना अपने साथ विजय को लेकर जाए। ये बोल वो अंदर जाने को था तभी रूहानी का नजर सीरत पर पड़ा तो वो बस उसे एक नजर देखी। तभी ड्राइवर कार ले आ गया तो रूहानी कार के अंदर जा बैठ गई। अक्ष मेंशन के अंदर जा सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ अपने हाथ से चुटकी बजाया तो दो नौकरानी वहां आ खड़ी हो गई। एक के हाथ में नौकरानी वाला कपड़ा था तो दूसरे के हाथ में लिस्ट। ये देख सीरत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो अक्ष नौकरानी को इशारा किया तो एक नौकरानी आगे बढ़ा अक्ष को लिस्ट दे दी तो दूसरी कपड़े को टेबल पर रख वहां से दोनों फिर चली गई। तो अक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, आज से तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो। मेरे खाने से लेकर हर एक काम तुम किया करोगी और हाँ, तुम इस कपड़े को ही हमेशा वेयर करोगी। सीरत अपने धीमे उदासी से भरे आवाज में बोली, सर्वेंट। ये बोलते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी सर्वेंट बनना पड़ेगा किसी का। आज तक उसके पिता ने उसके पैर तक भी धूल में पड़ने नहीं दिए हैं और वो आज किसी की नौकरानी बनने वाली है।
अक्ष ने फिर लिस्ट सीरत की तरफ बढ़ा दिया तो सीरत उस लिस्ट को पकड़ देखी, फिर अपने धीमे आवाज में ही बोली, ओके सर। ये बोल अपने सर्वेंट के कपड़े को पकड़ अक्ष की तरफ देखी तो अक्ष अपने उंगली के इशारे से बोला, सर्वेंट रूम उस तरफ है। सीरत कपड़े को कसके पकड़ अपने आंसू को दबाए सर्वेंट रूम को तरफ जाने लगी। अक्ष के दिल में उमड़ रहा सीरत के प्रति प्रेम क्या उसके बदले को खत्म कर पाएगा, या फिर अपने दिल में जाग रहे प्यार को अक्ष अपने दिल में ही दफन कर देगा। चैप्टर 9 चाकू से कटना। सर्वेंट रूम में जैसे ही वो कदम रखी तो सीनियर सर्वेंट उसके तरफ अपने कोल्ड नजर से देख बोली, सर को सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है, तो ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये बोल सीनियर मेड सीरत को उसका कमरा दिखा बाहर चली गई। सीरत जो आंसू दबाए रखी थी उसके आंखों से रेत की तरह बहने लगा। वो रोते हुए ही अपने कपड़े को बदलने लगी। अपने प्राइवेट जेट के पास नकुल रूहानी के आने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही रूहानी कार से उतर नकुल के पास गई तो नकुल उसके तरफ अपने गुस्से से भरे नजर से देखा। तभी रूहानी अपने सिर को झुकाए झट से बोल पड़ी, वो ट्रैफिक ज्यादा था। नकुल एक गहरी सांस ले अपने ट्रॉली को उसके होंठ से ले लिया। तभी रूहानी को नकुल के होंठ में चोट दिखा। उस आदमी को मारते वक्त नकुल के होंठ में खरोंच पड़ गया था। खरोंच को देख रूहानी झट से उसके होंठ को पकड़ बोली, आज फिर तुमने लड़ाई किया। नकुल अपने होंठ को झटक गुस्से में बोला, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। ये बोल नकुल अपने ट्रॉली को ले प्राइवेट जेट पर जा बैठने को था। तभी रूहानी बोल पड़ी, भैया ने विजय भैया को अपने साथ लेकर जाने बोला है। ये सुन नकुल कोई जवाब ना दे बस अंदर जा बैठ गया तो रूहानी के चेहरे पर निराशा छा गया। जब भी वो नकुल की परवाह करती तो उसे हमेशा नकुल का गुस्सा सहना पड़ता था। वो उदासी से कार के अंदर जा बैठ गई तो ड्राइवर फिर कार स्टार्ट कर दिया। सीरत सर्वेन के कपड़े को पहन कमरे से बाहर निकली तो सीनियर मेड आरती उसे गुस्से में बोली, इतना लेट लगता है तुम्हें कपड़े बदलने में। सीरत कुछ ना बोल शांति से खड़ी रही तो आरती इरिटेट हो बोली, जाओ जाकर रात का डिनर तैयार करो, सर ने आज से तुम्हें कुकिंग करने बोला है। सीरत ये सुन आरती की तरफ देख बोली, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सीरत का ये बात सुन आरती झट से मना करते हुए बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये बोल आरती सीरत को किचन का रास्ता बता वहां से चली गई तो सीरत बेचारी किचन जा सोचने लगी वो खाना बनाए तो कैसे बनाए, अगर उसने खराब बनाया तो अक्ष उसे छोड़ेगा नहीं। तभी एक नौकरानी आ बोली, सुनो आज 2 लोग का सिर्फ डिनर बनाना है और मसाले का सारा डब्बा ऊपर है और आटा चावल बाकी सब नीचे। ये बता वो नौकरानी भी किचन से बाहर चली गई तो बेचारी सीरत पूरे किचन को देख पहले सारे हरे सब्जियों को ऊपर कर काटने लगी, पर काटते वक्त चाकू उसके होंठ में जा लगा और उससे उंगली से खून बहने लगा। अपने होंठ से खून निकलता देख सीरत छोटी बच्ची की तरह जमीन पर बैठ फुट कर रोने लगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया पर सीरत अपने होंठ को पकड़े हुए ही बैठे रो रही थी। तभी रूहानी मेंशन पहुंच सीधे किचन चली गई ये देखने की डिनर तैयार हुआ है कि नहीं। पूरे मेंशन का ख्याल रूहानी ही रखा करती थी। रूहानी जब किचन आई तो देखी जो लड़की अक्ष भैया के साथ आई थी वो जमीन पर बैठ छोटी बच्ची की तरह रो रही है। उसे रोता देख रूहानी उसके पास जा पूछी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। सीरत अपने कटे उंगली को रूहानी की तरफ दिखा दी तो रूहानी उस मासूम सी बच्ची को देख उठ ड्रॉर से फास्टेस्ट बॉक्स निकाल उसके होंठ में हैंडोप्लास लगा दी। फिर कटे हुए सब्जी को देखी जो बहुत बड़े बड़े बुरे तरीके से काटे गए थे। इसे देख रूहानी समझ गई इस लड़की को कुछ भी बनाना नहीं आता होगा, तो रूहानी उसके तरफ देख बोली, बाकी मैड्स कहाँ है। सीरत बच्चे की तरह शिकायत के लहजे में बोली, वो सब चले गए क्योंकि सर ने किसी को भी मेरा हेल्प करने नहीं कहा है। सीरत के बातों में शिकायत भरा हुआ था। रूहानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। वो सब्जी को काटने लगी तो सीरत झट से बोल पड़ी, सर आपको डांटेंगे अगर आपने मेरी मदद की तो। सीरत का ये बात सुन रूहानी बोल पड़ी, पर यह बात भैया को बताएगा कौन। भैया, ये सुन सीरत पूछ पड़ी, वो आपके भैया है। रूहानी ने अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ पर अपने भैया नहीं है, पर अपने से बढ़कर है। ये बोल रूहानी रात का पूरा खाना बनाते हुए सीरत को सिखाने लगी। तभी आरती आ गई। ये देख आरती बोल पड़ी, रूहानी मैडम आप क्यों खाना बना रहे हैं, सर ने इस लड़की को ही खाना बनाने के लिए कहा है।
रूहानी थोड़ा सख्त हो बोली, मुझे पता है, पर हाँ ये बात भैया को नहीं पता चलाना चाहिए। जी मैडम। कुछ वक्त बीत गया, रात का खाना तैयार हो चुका था। रूहानी मुस्कुराते हुए सीरत की तरफ देख बोली, तुम खाने को डाइनिंग टेबल पर ले जाओ, भैया आते ही होंगे नीचे। रूहानी का ये बात सुन सीरत झट से खाने का बाउल उठा, डाइनिंग टेबल पर ले जा लगाने लगी। तभी अक्ष नीचे आने लगा। अक्ष को आता देख सीरत झट से खाना लगा भागने को थी, तभी अक्ष का कठोर आवाज उसके कानों में पड़ा, वही खड़ी रहो। बेचारी करे तो करे क्या, डेविल के बातों को सुनने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो शांति से खड़ी हो गई तो अक्ष सीढ़ियों से नीचे उतर डाइनिंग टेबल के पास जा खड़ा हो सीरत की तरफ देखा तो बेचारी सीरत अपना मुंह बना अक्ष के लिए चेयर खिसका दी। वही रूहानी भी आ चुकी थी, उसने अपना चेयर खुद से खिसका बैठ गई। सीरत फिर अक्ष का खाना लगाने के लिए बाउल उठा, उसके कटोरे में सब्जी डालने लगी, पर सब्जी कटोरे से ज्यादा प्लेट पर जा रहा था। ये देख अक्ष गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, डिस्कस्टिंग लड़की, ये क्या कर रही हो। बेचारी अपने होंठ को आगे कर अपने रोने वाले आवाज में बोली, मेरा होंठ कट गया है, मुझसे नहीं हो रहा है। छोटे से कट से ही इससे खाने तक नहीं दिला रहा है। अक्ष अपने खा जाने वाले नजर से उसे देखा तो वो अपने होंठ को पीछे कर आराम आराम से डालने का कोशिश करने लगी। तभी अक्ष उसके होंठ से बाउल ले टेबल पर रख उसे अपने गोद में खींच बाउल को उठा, उसके होंठ में चम्मच पकड़ा, खाने को डालने लगा, फिर सख्ती से बोल पड़ा, स्टूपिड लड़की, ऐसे डाला जाता है खाना। रूहानी अपना खाना खुद ही लगा, खाना शुरू कर दी। अक्ष आराम से चेयर पर लद कर बैठ अपनी बाहों में बैठी सीरत से बोल पड़ा, खिलाओ मुझे। सीरत अपना मुंह बना रोटी के टुकड़े को तोड़ अक्ष के मुंह के पास ले गई तो अक्ष बड़े प्यार से उसे निहारते हुए खाने को खा लिया। रूहानी उन दोनों को देख सोच रही थी, आखिर ये लड़की है कौन। और अक्ष भैया जो कभी किसी लड़की को अपने आप को छूने तक नहीं देते हैं, वो उसे अपने गोद में बैठाए हुए हैं। खाने को खाते ही अक्ष समझ गया खाना किसने बनाया होगा। अक्ष खाते के साथ ही बोल पड़ा, नमक बहुत कम है। ये सुन ख्यालों में खोवी रूहानी के मुंह से निकल पड़ा, पर भैया आपको तो खाने में कम नमक ही पसंद है। अपने कहे बात को कहने के बाद रूहानी को रियलाइज्ड हुआ उसने अनजाने में ही अपने मुंह से सच बता दिया है। वही सीरत उसके छोटे दिमाग में तो कुछ दस्ता नहीं है। वो खाने के दूसरे टुकड़े को तोड़ अक्ष के मुंह के करीब ले गई तो अक्ष गुस्से में उसके होंठ को कसके पकड़ दबाने लगा। दर्द से करहाती सीरत पूछ पड़ी, क्या हुआ, बस नमक ही तो कम है, मैं ला कर डाल देती हूँ। बेचारी पर रूहानी को दया आने लगा। रूहानी ने अपने सिर को झुका लिया। वही अक्ष अपने कठोर आवाज में पूछा, ये खाना तुमने बनाया है। बड़े सफाई से सीरत झूठ बोल पड़ी, हाँ हाँ मैंने बनाया है, देखो इसके कारण मैं कट भी गई। अक्ष उसके होंठ में पकड़े खाने को अपने मुंह में ले उसके होंठ को छोड़ बोला, अच्छा तो जाओ मेरे लिए कुछ और बना कर लाओ, मुझे ये नहीं खाना। ये सुनते ही सीरत का मुंह लटक गया। वो अक्ष की तरफ देखने लगी तो अक्ष सख्ती से बोला, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ। सीरत झट से उठ भागते हुए किचन चली गई तो अक्ष रूहानी को सख्ती से देखा तो रूहानी अपने सहमे हुए आवाज में बोल पड़ी, भैया उसे कुछ बनाना नहीं आता है और वो अभी बच्ची ही है, तो बस मैं उसकी थोड़ी मदद कर दी। अक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, रूहानी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, अपने एग्जाम पर फोकस करो, उस लड़की पर नहीं। ये बोल अक्ष अपने खाने को खाने लगा। उसे पता था जो भी सीरत बना कर लाने वाली है वो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं होगा। अपने खाने को खत्म कर अक्ष वही बैठा रहा। दूसरी तरफ रूहानी खाने को खा वहां से चली गई। पूरे 15 मिनट होने के बाद सीरत अपने होंठ में नूडल्स बना कर ले आई और अक्ष के सामने रख अक्ष का खाली प्लेट देख अपना मुंह बना मन में ही बोली, जब इसने खाना खत्म ही कर दिया है तो मुझे खाना फिर बनाने क्यों भेजा। वही नूडल्स को देख अक्ष कांटा वाला चम्मच से नूडल्स को उठा ऊपर कर देख बोला, रात के डिनर में नूडल्स कौन खाता है बेवकूफ लड़की। तभी सीरत बोल पड़ी, मैं खाती हूँ। सीरत का ये बात सुन उसकी तरफ नूडल्स का बाउल कर बोला, फाइन खाओ तो। जानबूझकर सीरत ने नूडल्स में ढेर सारा लाल मिर्च डाल दी थी। जब अक्ष ने उसे खाने को कहा तो बेचारी के माथे से पसीना आने लगा। अक्ष नूडल्स को देखते ही समझ गया था कुछ तो गड़बड़ की है ये लड़की। वैसी भी नूडल्स देख खाने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बेचारी सीरत उस नूडल्स को देख बोल पड़ी, मैं कैसे खा सकती हूँ, ये तो आपके लिए है।
अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, किटन मैं ही चाहता हूं कि तुम खाओ। ये बोल अच्छे से नूडल्स को कांटे वाले चम्मच में भरकर ले सीरत के मुंह के पास ले गया, पर सीरत उस खा नहीं रही थी तो अक्ष उसके मुंह में ले जा जबरदस्ती ठूस दिया, जिस कारण चम्मच का नोक सीरत के होंठ में जा लगा और उसके कोमल होंठ से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा। पर अक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही उसे जबरदस्ती खिलाने लगा तो सीरत के आंखों से तीखे और होंठ में हो रहे जलन के कारण आंसू बहने लगा। अक्ष अपने कठोर आवाज में उसके कान के पास जा बोला, बहुत तीखा है, तब तो तुम्हें इतना मिर्ची डालना ही नहीं चाहिए था। ये बोल उसे पूरा नूडल्स खिलाया। अक्ष यहाँ तक कि सीरत को पानी तक भी पीने नहीं दे रहा था। जब पूरा नूडल्स खत्म हो गया तो पानी पर झट से झपट्टा मारने गई सीरत पर अक्ष ग्लास को अपने होंठ में ले बोला, पहले सच बताओ, खाना किसने बनाया था? तीखे से बेहाल सीरत रोते हुए झट से बोल पड़ी, आपकी बहन ने, अब पानी दे दो। सीरत के मुंह से सच सुन अक्ष उसके सामने टेबल पर धीरे धीरे पानी गिराते हुए बोलने लगा, गलती करने पर सिर्फ सजा मिलता है किटन। ये बोल उसके सामने पूरा पानी गिरा ग्लास टेबल पर रख, उसके जबड़े को कसके पकड़ अपने तरफ कर उसके कोमल होंठ को जानवर की तरह चूमने लगा। चूमते हुए वो उसके होंठ के नीचे हिस्से को अपने दांत से दबा दिया था, जिस कारण दर्द से सीरत अक्ष को अपने आप से दूर करने लगी तो अक्ष उसके दोनों होंठ को पकड़ उसे अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाने लगा तो सीरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहां काम कर रही मैच देखने लगी। अक्ष सीरत को अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर पटक अपने खतरनाक आवाज में बोला, कहा था ना किटन, हर गलती की सजा तुम्हें अपने शरीर से देना पड़ सकता है। सीरत डर से कोने में जा अपने पूरे शरीर को समेट ली थी। वही आरजू की आंखें खुली तो वो अपने सामने उसी आदमी को देख गुस्से में चिल्ला कर बोली, तुम? सिद्धार्थ अपने कोल्ड मुस्कान के साथ आरजू को देख बोला, हाँ मैं, क्यों अच्छा नहीं लगा मुझे दोबारा देखकर? आरजू उस अनजान आदमी के बकवास को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वो झट से पूछ पड़ी, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और मेरा फम? आरजू के सवालों को सुन एक कोल्ड मुस्कान के साथ सिद्धार्थ बोला, पूरा फम तो जल गया है, एक जानवर भी जिंदा नहीं बचा है। ये सुनते ही आरजू के आंखों से आंसू के रेत गिरने लगे। आरजू के बड़े बड़े आंखों से बहता आंसू मोती की तरह चमकदार थी। उसके आंसू देख एक पल के लिए सिद्धार्थ को भी अपने दिल में उसके आंसू देख तकलीफ महसूस होने लगा, पर वो आरजू के लिए बुरा फील कभी नहीं करने वाला। अक्ष ने सीरत के होंठ को बांध उसके जिस्म से कपड़े निकाल अपने एक उंगली से उसके जिस्म को उसके सिर से लेकर नाभि तक सेडिक्टिवली होंठ फेरा। अक्ष का ऑरा अभी किसी भूखे जानवर के समान हो गया था और सीरत उसके लिए उसकी छोटी जानवर जिससे वो अपनी भूख मिटाने वाला था। सीरत को बहुत डर लगने लगा। जब भी अक्ष उसे गुस्से से छूता तो वो उसे बहुत तकलीफ देता था, जिसे उसके लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता था। अक्ष ने फिर उसके जख्मी होठों को अपने दो होंठ से दबाने लगा, जिस कारण सीरत को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। अक्ष उसके करीब जा बोला, दर्द हो रहा है। सीरत अपने दर्द को भी जाहिर नहीं कर सकती थी। अक्ष उसके करीब जा उसके होंठों को जानवर की तरह चूमने लगा। सीरत के कोमल होठों पर बार बार उसके दांत गड़ाए से खून बहने लगा तो अक्ष व्यापायकी रख उसके खून के हर बूंद को अपने मुंह ले पी रहा था। चैप्टर 10 मेरा बच्चा कहाँ है? अक्ष फिर उसके शरीर के हर हिस्से को अपने दांत से काटते हुए निशान बनाए जा रहा था। वही आरजू के आंखों से बहते आंसू को देख सिद्धार्थ उसके पास जा उसके चेहरे पर अपने होंठ रखना चाहते हुए भी उसके तरफ खिंचाव सा महसूस करते हुए अपने होंठ उसके होंठ में रख दिया तो आरजू उससे खुद से दूर धकेल अपने होंठ फिर उठाने जा रही थी, पर सिद्धार्थ उसके होंठ को पकड़ पीछे मोड़ अपने मोजिंग स्माइल के साथ बोला, बेबी इतना बुरा भी नहीं है मेरा किस। आरजू उसे घूर कर देखी तो सिद्धार्थ उसके होंठ को छोड़ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे जानवरों को कुछ नहीं हुआ है। ये बात जान आरजू के चेहरे पर मुस्कान छा गया तो सिद्धार्थ उसके दोनों गालों पर अपने उंगली को रख उसके चेहरे को उठा बोला, मैंने तुम्हें और तुम्हारे जानवरों को बचाया है, इसके बदले एक किस तो तुम्हारे तरफ से बनता ही है। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू उससे घूर कर गुस्से में देखने लगी तो सिद्धार्थ अपने चेहरे पर वही मोकी मुस्कान बनाए बोला, अगर तुम खुद किस नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद से ले लेता हूँ।
ये बोल उसे किस करते हुए उसके दोनों होंठ पकड़ बिस्तर पर लेटा दिया तो आरजू उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी अनुज अंदर आते हुए कुछ बोलने जा रहा था, पर सिद्धार्थ को उस लड़की के साथ इंटीमेट होता देख उसके होंठ को पकड़ आरजू से दूर करते हुए बोला, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो, उसकी कंडीशन अभी सही नहीं है। वही आरजू सिद्धार्थ के किस के कारण होने वाले सफोकेशन की वजह से वो जोर जोर से सांसें लेते हुए सिद्धार्थ को गुस्से में घूर कर देखने लगी, पर सिद्धार्थ को उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खड़ा हो कमरे से बाहर जाने लगा तो आरजू पूछ पड़ी, मेरे बच्चे कहाँ है? सिद्धार्थ मूड उसे अजीब तरीके से घूरते हुए बोला, बच्चे? हाँ मेरे बच्चे। ये लड़की सच में पागल है। सिद्धार्थ अपने आगे आ रहे बाल को ऊपर कर अपने नशीली आंखों से उसे देख बोला, वो सही सलामत है, जब तुम पूरी ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। ये बोल वो चला गया तो आरजू उठ उसके पास जाने को थी, पर अनुज उसे बैठाते हुए बोला, लड़की तुम्हें आराम करना चाहिए, डरो मत, वो थोड़ा अजीब सा पागल इंसान है पर दिल का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें या तुम्हारे जानवर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। तभी आरजू को जंगल वाला सीन याद आ गया तो वो गुस्से में बोल पड़ी, वो दिल का अच्छा है, वो राक्षस है, राक्षस। पहली बार कोई लड़की उसके लिए बुरा बोल रही थी। ये सुन अनुज के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अनुज सिद्धार्थ का बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। वही कमरे में जैसे ही अक्ष सीरत के अंदर डाला तो दर्द से सीरत के आंखों से आंसू आने लगा। हर दिन अक्ष के दिए दर्द को सीरत सहन नहीं कर पा रही थी, ऊपर से पानी ना पीने की वजह से उसका गला सूखने लगा था, जिसके कारण वो ठीक से सांसें तक भी नहीं ले पा रही थी। उसकी हालत बिगड़ रही थी, पर अक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सीरत के आंखों से जितना आंसू निकलते जा रहा था, अक्ष अपना हैवानियत उतना ही हार्ड करते जा रहा था। आज का रात बीत गया। सुबह का वक्त अक्ष तैयार हो कमरे को बाहर से लॉक कर सभी नौकर और खासकर रूहानी से बोल पड़ा, वो लड़की चिल्लाए या चीखे कोई भी उसके लिए नहीं जाएगा, और हाँ उसे खाना पानी देने का जरूरत नहीं है। ये सुन रूहानी बोल पड़ी, पर भैया ये सही नहीं है। तभी अक्ष सभी नौकरों को जाने का बोल रूहानी की तरफ देख बोला, तो रूहानी क्या सही है बताओ, उसके मॉम डैड ने हमारे परिवार को हम सबसे दूर किया था, वो सही था क्या? ये बात सुनते ही रूहानी हैरानी से पूछी, ये लड़की कौन है? वरुण, जोया कपाड़िया की बेटी। अक्ष का ये बात सुन रूहानी हैरान रह गई, पर फिर अपने अक्ष भाई की तरफ देख बोली, पर कांटे की सज्जा गुलाब फूल को नहीं देनी चाहिए भैया। ये बोल रूहानी वहां से चली गई। रूहानी के जाते ही अक्ष धीरे से बोल पड़ा, गुलाब फूल भी तो उसी का हिस्सा होता है। ये बोल वो जाने लगा। वही जब सीरत को होश आया तो वो अपने हालत को देख फुट फुट कर रोते हुए चिल्लाने लगी, क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो मेरे साथ इतना क्रूर है? आखिर मैंने किया क्या है? ये बोल वो कुछ देर तक रोते रही। तभी वो आसपास पानी देखने लगी, पर कमरा में कहीं भी पानी नहीं था। तो वो बिस्तर से उतर अपने न्यूड जिस्म को देख अपने कपड़े को देखी, जिसे अक्ष ने रात को ही भीगा दिया था जब सीरत पानी पीना चाहिए थी। तो सीरत फिर अपने जिस्म में कंबल को लपेट दरवाजे के पास गई, पर दरवाजा भी बंद था। वो नीचे ही अपने जिस्म में कंबल ढके बैठ रोने लगी। वही रूहानी अपने कमरे में जा आखिरी तस्वीर जो सभी पिकनिक के टाइम में खींचाए थे आरजू के कैमरे में, उसे देखते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। रूहानी तस्वीर को देखते हुए ही बोली, वो पल वो वक्त कितना हसीन था जब सब साथ में थे। अगर आज सब होते तो भैया ऐसे नहीं होते। वो तो दूसरों को भी अपना बना उनके चेहरे पर हमेशा खुशी ले आते थे। वही आरजू सुबह होते ही उस कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी उसे सिद्धार्थ फोन में बातें करते हुए सुनाई दिया, आप कब तक उस औरत के लिए मेरी मम्मा को हट करेंगे? अगर दोबारा मेरी मम्मा का तबीयत खराब हुआ आपके कारण तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। ये बोल सिद्धार्थ के कॉल कट कर दिया। आरजू को वो देख ना पाए इसलिए वो झट से जाने को हुई, पर सिद्धार्थ के नजर से कोई कैसे जा सकता है। वो उसके पास जा उसके होंठ को कसके पकड़ दीवार पर सटा दिया। आरजू अपने आप को सिद्धार्थ से दूर करने लगी। तभी सिद्धार्थ कोल्डली उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, बेबी, दूसरों के बातों को छिपकर नहीं सुनना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया है। मॉम डैड, ये शब्द सुनते ही उसके आंखों में आंसू भर गया। उसने कसके सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेल बोली, सॉरी, अब बस मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाओ। आरजू के इस बात को सुन सिद्धार्थ दीवार से लद बोला, ले जाऊंगा पर एक शर्त में।
कैसा शर्त? आरजू ने झट से पूछा तो सिद्धार्थ मोकिंग स्माइल के साथ अपने एक उंगली से अपने होंठों को सेडिक्टिवली छूने लगा तो आरजू उसे गुस्से में देख बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, वो तो मैं हूं, अब जल्दी से किस दो, नहीं तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को वापस दूंगा। आरजू कुछ पल खड़ी रही, फिर अपने मन में ही बोली, आरजू बस किस ही तो है, तू जल्दी से दे दे। अपने मन में ये कह आरजू गहरी सांस ली, फिर सिद्धार्थ के आंखों में देख अपने कदम आगे बढ़ा। अपने पैर के एड़ी पर खड़ी हो सिद्धार्थ के इतना पहुंचने के लिए फिर उसने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना होंठ रख अपने शरीर को और ऊपर कर अपने होंठ उसके होंठ में जा मिला। झट से पीछे होने को थी पर सिद्धार्थ उसके कमर को पकड़ अपने में पूरा साटा उसके होंठों को पैशनेटली चूमने लगा। चूमते हुए वो उसे मोड़ दीवार पर साटा अपने होंठ उसके जिस्म में जैसे ही फेरा आरजू उसे दूर धकेल अपने होंठ को उठा उसके चेहरे पर जड़ती। इससे पहले ही सिद्धार्थ उसके होंठ को पकड़ बोला, बेबी एक बार होंठ उठा चुकी हो, दूसरी बार ये गलती करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो सिद्धार्थ मोदी तुम्हारे लाइफ को जहन्नुम बना देगा। ये बोल उसके होंठ को छोड़ आगे बोला, चलो अपने बच्चों के पास। ये बोल वो चलने लगा तो आरजू गुस्से में उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही सिद्धार्थ आरजू को उस जगह पर ले जा दरवाजा खोला तो आरजू भागते हुए अपने जानवरों के पास चली गई। आरजू को देख सभी जानवर भी उसके पास आ गए। आरजू सभी के सिर को सहलाते हुए अपने नम हुए आंख से सभी जानवर को देख उदासी से बोली, सॉरी मैं अच्छी मम्मा नहीं बन सकी ना। ये कहते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगा। तभी सिद्धार्थ का डॉक्टर दोस्त अनुज आया और आरजू की मासूमियत को देख मुस्कुराते हुए बोला, कितनी मासूम है ये। सिद्धार्थ एक कोल्ड मुस्कान के साथ कठोरता से बोला, और ये मासूमियत मैं बहुत जल्द छीनने वाला हूं। अनुज हैरानी से उसे देख पूछा, तू क्या बोल रहा है ये? तभी सिद्धार्थ अपने गुस्से से भरे नजर से अनुज को देखा, जिसे देख एक पल के लिए अनुज सुन पड़ गया। आखिर क्या बात है जिस कारण सिद्धार्थ के मन में इस मानसून सी लड़की के लिए इतना नफरत भरा है? अनुज के पास सिद्धार्थ के गुस्से को देख पूछने का तो हिम्मत ही नहीं था, तो वो बस शांत हो अपने मन में ही ये सवाल करने लगा। वही भूखी प्यासी बैठी सीरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई बाहर है क्या? प्लीज कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। पानी ना पीने की वजह से उसके मुंह से आवाज आना भी बंद होने लगा, साथ ही उसका पूरा शरीर ठंड में ऐसे जमीन पर बैठे रहने के कारण गर्म होने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, फिर भी वो आपके धीमे आवाज में ही बोलने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे पानी चाहिए प्लीज। रूहानी दरवाजा के बाहर ही खड़ी थी पर अंदर अपने अक्ष भाई के खिलाफ जाने का हिम्मत उसके पास नहीं था। वो अपने धीमे आवाज में ही बोली, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। वही कमरे के अंदर सीरत बेहोश हो जमीन में गिर गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, सीरत का कमरे से कोई आवाज ना आता पा रूहानी को उसका चिंता होने लगा। वो आखिर में अक्ष को कॉल कर दी। अक्ष अपने मीटिंग में था, जब उसे घर के नंबर से कॉल आया तो उसने अपने बाह को उठा दिया, जिससे सभी समझ गए मीटिंग ओवर। सभी केबिन से जाने लगे। वही अक्ष ने कॉल उठा लिया तो रूहानी डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, भैया बहुत देर हो गया है। उसका आवाज भी आना बंद हो गया है कहीं। वो अपने बात को पूरा भी नहीं की थी कि अक्ष कोल्डली बोल पड़ा, रूहानी तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अपने काम से काम मतलब रखो। ये बोल अक्ष गुस्से में फोन रख दिया। वही रूहानी अपने कमरे में जा किताबों को ले बैठ गई, पर उसका ध्यान पढ़ाई पर लग ही नहीं पा रहा था। वही अक्ष अपना काम करने लगा। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रात के 9 बज गए। सीरत अब तक उस कमरे में बेहोश पड़ी थी। अक्ष कंपनी के बाहर निकल गया अपने मेंशन जाने के लिए। जैसे ही वो कार के अंदर जा बैठा उसे इवान का कॉल आया। इवान बहुत बड़ा सिंगार बन चुका था। जब उसे इवान का कॉल आया तो अक्ष कॉल उठा, बोला, हाँ इवान भैया, आप उस कपाड़िया के कंपनी को बचा क्यों रहे हैं? इवान के बातों को सुन ठंडी आह भरते हुए अक्ष बोला, वो उसका नहीं है, वो कंपनी हमारा है। मैं कैसे डैड के मेहनत से बनाए कंपनी को डूबने दे सकता हूँ? जो उस वरुण कपाड़िया ने हम लोगों से छीनना है वो सब मैं वापस पाना चाहता हूँ, अपने कंपनी से लेकर अपने मेंशन को भी। रायचंद्र मेंशन जो अब कपाड़िया मेंशन बन चुका था, जब नीलामी हो रहा था तभी उस मेंशन को अक्ष ने खरीद लिया था। उस वक्त उसकी बोली में अक्ष का आदमी गया था और अक्ष बस फोन के जरिए अपने आदमी को ऑर्डर दे रहा था। थैंक